बास्टर्ड की ग्रिन रुक नहीं रही थी, ये सोचकर कि ये हमारे बॉय को हराने का उसका चांस है। पर हमारा बॉय कार्ड्स की एक नई डेक यूज करने पर इंसिस्ट करता है, क्योंकि वो इन चीटिंग बास्टर्ड्स की हर ट्रिक से अच्छी तरह वाकिफ था। एक बार हमारा बॉय नई डेक को इंस्पेक्ट कर लेता है और कंफर्म करता है कि उस पे कोई मार्क नहीं है, तो गेम शुरू होती है। अपनी एक्सरे विजन के साथ ये गेम भी हमारे बॉय के लिए कोई बड़ी डील नहीं थी। तियानशियू के हाथ में एक स्ट्रॉन्ग हैंड आता है और हमारे बॉय को इसके बारे में पहले ही पता चल जाता है, इसलिए अपने खुद के कार्ड्स को बिना देखे ही वो एक बार फिर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ 1000 गोल्ड कॉइन्स की बेट लगा देता है। वहां खड़ा हर कोई यही सोच रहा था कि हमारा बॉय एक एब्सोल्यूट मैडमैन है, जो एक ही गेम में इतना बड़ा अमाउंट बेट पर लगा रहा है जिसमें कोई राजा की तरह जिंदगी जी सकता है। पर तियानशियू ने अभी हार नहीं मानी थी और वो बेट को मैच करता है। जब कार्ड्स रिवील होते हैं तो हमारा बॉय जीत जाता है और तियानशियू के फेस का शॉक प्राइसलेस था। पर ये तो बस तियानशियू के नाइटमेयर की शुरुआत थी। राउंड आफ्टर राउंड हमारा बॉय बिना कार्ड्स देखे हर बार 1000 गोल्ड कॉइन्स की बेट लगाने की अपनी स्ट्रेटजी कंटिन्यू रखता है और हर बार वो जीत जाता है, इसलिए क्राउड उसको गॉड ऑफ गैम्बलर्स बुलाने लगती है। यहाँ पर तियानशियू कंप्लीटली फ्रीक आउट कर रहा था। वो हमारे बॉय के आगे 10,000 से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स हार चुका था। ये इतना बड़ा अमाउंट था कि उसे पक्का यकीन था कि टियान हैंग उसकी जान ले लेगा। अब इस बास्टर्ड में आगे खेलने की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए वो गेम वहीं रोकता है और बाहर निकल जाता है। मीनवाइल सू फैमिली के मैंशन में टियान हैंग और सू फैमिली का हेड बड़ी बड़ी स्माइल्स के साथ बैठे थे। हमारे बॉय के क्रैश और बर्न होने का वेट कर रहे थे। वो 100% श्योर थे कि वो अब किसी भी वक्त गैम्बलिंग के उधार में डूब जाएगा। पर उनका ये छोटा सा सेलिब्रेशन तुरंत खत्म हो जाता है जब एक पैनिक में तियानशियू अंदर घुसता है। वाइब इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाती है। टियान हैंग, जो पहले से ही गुस्से में था कि वो इतना नर्वस क्यों दिख रहा है, उस पर चिल्लाता है और डिमांड करता है कि बताओ हमारा बॉय कितना हारा। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइन्स, जो काउंट के मैंशन को रूइन करने और हमारे बॉय को सीधा बाहर फेंकने के लिए काफी था। जब ये इडियट्स फैंटेसाइज कर रहे थे कि ऐसा होने पर वो हमारे बॉय के साथ क्या करेंगे, तब ये पुअर बास्टर्ड जमीन पर लेटकर उनको ये सच बताने की हिम्मत जुटा रहा था कि हमारा बॉय हारा नहीं है, बल्कि वो 16,000 गोल्ड कॉइन्स जीता है। टियान हैंग की हंसी हवा में ही फ्रीज हो जाती है। वो तियानशियू को ऐसे घूरता है जैसे उसने अभी दुनिया का सबसे डम्बेस्ट जोक सुना हो और उससे दोबारा पूछता है, और तियानशियू से पूरी कहानी बताता है। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा रूम डेड क्वाइट हो गया। टियान हैंग उसे कॉलर से पकड़ता है, ये चिल्लाते हुए कि आखिर हमारा बॉय इतना बड़ा अमाउंट जीतने में कैसे कामयाब हुआ, जो उसकी पूरी सालाना इनकम के बराबर है। वो सोचने लगता है कि क्या उस बंदे ने चीट किया या कोई ट्रिक खेली, पर तियानशियू अब रोते हुए बोलता है कि ये एकदम क्लीन विन थी। टियान हैंग उसे धक्का देकर साइड करता है और सू फैमिली के हेड की तरफ मुड़कर बोलता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि वो बंदा एक टोटल लूजर है? ये अचानक से एक मॉन्स्टर कब बन गया? सू फैमिली का हेड भी उतना ही कंफ्यूज था। उसे कोई क्लू नहीं था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी सू कियानशन बीच में आती है और कहती है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें चलकर खुद देखना चाहिए। टियान हैंग तुरंत खड़ा हो जाता है, तेजी से बाहर निकलने के लिए रेडी। सू कियानशन उसे याद दिलाती है कि वो अपना बैकअप सिटी लॉर्ड और प्रीफेक्ट मैंशन को ना भूले। टियान हैंग नॉड करता है और फॉर्च्यून कैसीनो की तरफ भागता है। जब वो वहां पहुंचा तो उसने एक पूरी भीड़ देखी। उसमें से एक ने मुड़कर देखा और टियान हैंग से अपने पैसे डिमांड करने लगा, जबकि वो अभी भी फिगर आउट कर रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। हमारा बॉय भीड़ से बाहर निकलता है और उसे बताता है कि वो 19,000 गोल्ड कॉइन्स जीता है और उसे उसके पैसे अभी चाहिए। टियान मुड़कर उस पोर बास्टर्ड की तरफ देखता है और पूछता है, ये 19,000 किस बारे में बात कर रहा है? क्या तुमने 16,000 नहीं कहा था? हमारा बॉय उसको डिटेल्स देता है, ये बताते हुए कि इस बीच में वो और 3,000 गोल्ड कॉइन्स जीत गया और इन बंदों ने उसके साथ बेट लगाई थी और वो भी जीते। तो टोटल में टियान को अब 26,000 गोल्ड कॉइन्स पे करने थे। जब टियान हैंग सुनता है कि अब अमाउंट 26,000 गोल्ड कॉइन्स है, तो इस बास्टर्ड को लगभग हार्ट अटैक ही आ जाता है, क्योंकि ये उसकी आधी सेविंग्स के बराबर था और हमारा बॉय कैजुअली उसको बैंक्रप्सी के करीब ले आया था। क्योंकि हाँ, टियान हैंग हर दिन एक फॉर्चून छापता है, पर उसे अपने नीचे काम करने वाले सैकड़ों लोगों को सपोर्ट भी करना होता है। 26,000 गोल्ड कॉइन्स लूज करना उसे लेजिटिमेटली बैंक्रप्ट कर देगा, इसलिए ताकि पब्लिक के सामने उसकी इज्जत ना खराब हो, वो हमारे बॉय को अंदर चलकर चैट करने को कहता है। हमारा बॉय मान जाता है, पर वो जुआरी वो पीछे नहीं हटने वाले थे। वो चिल्ला रहे थे, तुम जा नहीं सकते, तुम नहीं जा सकते, जाने से पहले हमारे गोल्ड कॉइन्स कैश इन करके दो। उन्हें डर था कि हमारा बॉय और टियान हैंग बंद दरवाजे के पीछे कोई शेडी डील कर लेंगे और उन्हें धोखा देंगे। हमारा बॉय जोर से उन्हें अश्योर करता है कि उनको उनके पैसे मिल जाएंगे। अब उसकी प्रीवियस फूल वाली रेपुटेशन से हटकर देखा जाए तो हमारा बॉय अब काउंट का सन इन लॉ था। प्लस इन एहसान फरामोश बास्टर्ड्स के पास वो पैसे उसी की वजह से आए थे, इसलिए हर कोई उस पर विश्वास करने का चूज करता है।
वो फॉर्चून कैसीनो के सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं और टियान हैंग की स्माइल इमीडिएटली वैनिश हो जाती है। उसका फेस एकदम कोल्ड हो जाता है जैसे ही वो हमारे बॉय की तरफ देखता है। वो कहता है कि कैसे हमारा बॉय अब चीप ट्रिक्स यूज कर रहा है और वो उससे पूछता है कि क्या वो ये सब सिर्फ मुझसे टिंग की टांगे तुड़वाने के लिए कर रहा है। वो कहता है कि अगर उसको लगता है कि काउंट उसे प्रोटेक्ट करेगा तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उसे सन इन लॉ बने सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो जिन फैमिली के किसी मेंबर ने एक सेंचुरी में नहीं किया था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसे काउंट के मैंशन की रेपुटेशन खराब करने से डर नहीं लगता। हमारा बॉय उस पर अपनी कुछ फिलोसॉफिकल विजडम मारता है, ये कहते हुए कि काउंट के मैंशन की रेपुटेशन वाकई में इंपॉर्टेंट है, पर मेरी खुद की रेपुटेशन उसको तो साइड में रखा जा सकता है। वो उसको उस ट्रैशी चाइनीज मोनोलॉग के साथ हिट करता है, पर मैं तुम्हें उससे बोर नहीं करने वाला, बस इतना जान लो। बेसिकली इसका मतलब था कि वो कह रहा है कि उसकी रेपुटेशन पहले से ही ट्रैश है, इसलिए उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये सुनते ही टियान हैंग की बोलती बंद हो जाती है। वो बेकार के आर्ग्यूमेंट्स बनाना बंद कर देता है। पर तभी ये बास्टर्ड हमारे बॉय से बोलता है कि वो अपने 19,000 गोल्ड कॉइन्स भूल जाए, क्योंकि उसको 1900 भी नहीं मिलने वाले, चाहे वो उसके सामने भीख क्यों ना मांगे। और रही बात टिंग की टांगे तोड़ने की, वो भी नहीं होने वाला, क्योंकि उसे पैसे देने का मतलब एक था कि पैसे तो वो वापस कमा सकता है, पर अगर उसने अपनी इज्जत खो दी तो वो गई, वो उसे कभी वापस पा नहीं सकेगा। हमारा बॉय बस हंसने लगा और उससे बोला कि उसने सब गलत समझ लिया है। उसे वो 19,000 गोल्ड कॉइन्स नहीं चाहिए थे, उसे 19,000 गोल्ड कॉइन्स भी चाहिए थे, और वो ये भी चाहता था कि वो तियान शिसान की टांगे तोड़े। इस बात ने इस बास्टर्ड को और पिस्ड ऑफ कर दिया और उसने हमारे बॉय से कहा कि वो उसे एक सिंगल गोल्ड कॉइन भी नहीं देगा। और फिर वो कैजुअली चलते हुए खिड़की के पास जाता है, उसे खोलता है और गैम्बलर से कहता है कि उनके गोल्ड कॉइन्स पूरी तरह से रिडीम किए जाएंगे। गैम्बलर्स इमीडिएटली टियान हैंग के लिए चीयर करने लगते हैं। ये चीज हमारे बॉय का गैम्बलर्स की पावर को उसी के खिलाफ यूज करने वाला मेथड तोड़ देती है। प्लस टियान हैंग जानता है कि वो गैम्बलर्स इवेंचुअली वो पैसे वापस हार ही जाएंगे। एक गैम्बलर का पैसा कभी लंबे समय तक जीता हुआ नहीं रहता। वो हमारे बॉय को स्मगली देखता है, ये सोचकर कि वो जीत गया। हमारा बॉय जोर से तालियां बजाता है। क्या मूव था। फिर वो टियान हैंग से सवाल करता है, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पास और भी कैसीनोज हैं? जब तक वो खुले हैं मैं जीतता रहूंगा और मैं सारे गैम्बलर्स को अपने साथ जीतने के लिए ले जाऊंगा। वो मुड़ता है और बाहर खड़े गैम्बलर्स पर चिल्लाता है, जाना मत, मैं तुम्हें पैसे जीतने के लिए लीड करता रहूंगा। फिर हम कुछ देर बाद पर कट करते हैं और हमारा बॉय अपनी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रखता है और गैम्बलर्स कंप्लीटली वाइल्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये फ्री में पैसे उठाने से भी ज्यादा आसान था। जब तक वो हमारे बॉय को फॉलो करते हैं उनकी जीत गारंटीड थी, और हमारा बॉय अकेला नहीं जीत रहा था। उसने मेक श्योर किया कि सैकड़ों लोग उसके साथ चलें और उसके साथ जुआ खेलें। कुछ ही देर में टियान हैंग 7,000 गोल्ड कॉइन्स और हार जाता है। किकर ये थी कि हमारा बॉय हर बार सिर्फ एक गोल्ड कॉइन की बेट लगाता है, बाकी सब गैम्बलर्स जीतते हैं। ये देखकर उसका अडॉप्टेड सन टियान शियू हमारे बॉय को बाहर निकालने के लिए तेजी से नीचे आता है, पर हमारा बॉय तुरंत एक्टिंग मोड में स्विच कर जाता है। कमजोर होने का नाटक करते हुए पूछता है, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ एक टच से गिर जाऊंगा। काउंट के सन इन लॉ पर हाथ उठाने की हिम्मत किसकी है? मेरी पत्नी उसकी पूरी फैमिली को मार डालेगी। ये शेमलेस नाटक टियान शियू को कंप्लीटली इंफ्यूरिएट कर देता है, जो हमारे बॉय के सिर पर उंगली रखकर चिल्लाता है, तो क्या हुआ अगर मैं एक्शन ले ही लूं? और फिर अपने गार्ड्स को हमारे बॉय को बाहर फेंकने का ऑर्डर देता है। पर तभी गार्ड्स हमारे बॉय को घेर कर प्रोटेक्ट करने लगते हैं और अनगिनत गैम्बलर्स भी भाग कर आते हैं। उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव सर्कल बनाते हुए चिल्लाते हैं, जिसने भी शेन लैंग को छूने की हिम्मत की उसे हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। टियान शियू डम्बफाउंडेड रह जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। ठीक उसी वक्त टियान हैंग वहां आता है और डायरेक्टली अनाउंस करता है कि वो आज के लिए कैसीनो क्लोज कर रहे हैं और सबको कहता है कि अपनी विनिंग्स कैश इन करने के लिए कल आना। और ये लोग फ्यूरियस होने लगते हैं, कहते हुए कि जब वो लोग हार रहे हैं तो वो बस ऐसे ही कैसीनो कैसे बंद कर सकते हैं। इससे पहले कि वो लोग इस बात पर अपना दिमाग खराब करते, हमारे बॉय ने बस कैजुअली सजेस्ट किया कि उन्हें टियान हैंग के दूसरे कैसीनोज में जाना चाहिए। इस बास्टर्ड ने फिर टियान शियू से कहा कि वो बाकी कैसीनोज में जाए और उन्हें आज के लिए बंद करने का ऑर्डर दे। टियान हैंग बस यही अनाउंस कर पाता है कि बाकी सारे कैसीनोज भी टेम्परेरीली क्लोज हैं। कौन जानता है कि ये डिसीजन लेने में टियान हैंग को कितना दर्द हुआ होगा, क्योंकि ये 5 कैसीनोज उसकी डेली इनकम का 60% से ज्यादा हिस्सा थे। अब जबकि वो सब बंद हैं तो डेली लॉसेस एस्ट्रोनॉमिकल थे। टियान हैंग रिग्रेट कर रहा था कि उसने हमारे बॉय को पहले ही परमानेंटली क्यों नहीं निपटा दिया। पर इस बास्टर्ड को क्या पता था कि उस वक्त हमारा बॉय उसकी सबसे छोटी टेंशन बनने वाला था, क्योंकि वो 5 गैम्बलिंग हाउसेज उसकी इनकम का 60% थे और इन कैसीनोज के ऑपरेशंस बंद होने से उसकी इनकम को एक मैसिव हिट लगा था। और जब लग रहा था कि चीजें इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती, तभी एक दूसरे एंगल से उस पर एक डेडली स्ट्राइक होता है।
एक मैसेंजर आता है और उसे बताता है कि झांग जी ने उसे बुलाया है। वो सू फैमिली के घर जाता है और वहां उनके फैमिली हेड को देखता है। वो बंदा पूछता है कि क्या उसने जो सुना वो सच है। टियान हैंग हाँ में सिर हिलाता है, कंफर्म करते हुए कि हाँ, वो अपने गैम्बलिंग हाउसेस बंद कर रहा है। अब बात यह है कि गैम्बलिंग हाउस बंद करना सिर्फ पैसे के इश्यू से कहीं ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था। पहले प्रोटेक्शन की तलाश में उसने अपनी इनकम का 35% झांग फैमिली को देने का अग्री किया था, और सू फैमिली जो झांग फैमिली के एजेंट की तरह काम कर रही है, अब डिमांड कर रही है कि टियान हैंग हमारे बॉय की शर्तें मान ले। और टियान हैंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसको बताता है कि टियान शिसान मेरे सबसे आउटस्टैंडिंग अडॉप्टेड सन्स में से एक है। उसकी टांगे तोड़ने से मेरे आदमियों का दिल टूट जाएगा और मेरी रेपुटेशन रुइन हो जाएगी। पर तभी पड़ोस वाले कमरे से एक आवाज आती है जो उसे ऑर्डर देती है कि चाहे जो हो जाए उसे ये मानना ही पड़ेगा। ये झांग जी था। वो आगे कहता है और उसे डिले ना करने को बोलता है, क्योंकि हर दिन जो वो डिले कर रहा है उससे वो पैसे लूज कर रहा है। बेहतर है कि बाद में मानने से अच्छा अभी मान लो। मैं प्रॉमिस करता हूँ एक दिन हम शेन लैंग को मार डालेंगे और फिर तुम अपना रिवेंज ले सकते हो। शेन लैंग बस एक छोटी मछली है। हमारा असली टारगेट काउंट का मैंशन है। एक बार जब हम काउंट के मैंशन को गिरा देंगे और उनकी जमीन और मिलिट्री पावर वापस ले लेंगे तो डेप्यूटी लॉर्ड की पोजीशन तुम्हारी होगी, टियान हैंग। काफी देर तक इस बारे में सोचने के बाद वो इवेंचुअली मान जाता है। जल्द ही टियान हैंग कैसीनो वापस आता है और उससे कहता है कि वो उसकी कंडीशंस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, और टियान शिसान की टांगे पब्लिकली तोड़ने पर अग्री करता है और उसे ट्रबल क्रिएट करना बंद करने को कहता है। पर ना, हमारा बॉय इस बास्टर्ड को उसकी मर्जी का कुछ नहीं करने देने वाला था। तो हमारा बॉय बोलता है कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं। तुम्हारे दूसरे अडॉप्टेड सन टियान शियू ने मुझ पर चिल्लाया, मुझे मारना चाहता था, मेरी हेड की तरफ उंगली पॉइंट करके, इसलिए उसके हाथ और टांगे भी तोड़नी पड़ेंगी। हमारे बॉय के वर्ड सुनकर टियान हैंग को लगता है जैसे उसके दिमाग में खून का उबाल आ गया हो। टियान हैंग को चुप देखकर हमारा बॉय बोलता है, अगर तुम अग्री नहीं करते तो मैं कंडीशंस दोबारा चेंज कर दूंगा। फिर कंडीशन होगी हर उस शख्स की टांगे तोड़ना जिसने कभी भी मेरे घर विजिट किया हो। टियान हैंग अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता। अपने दिमाग में वो हमारे बॉय की तरफ चार्ज करता है, उसे इंस्टेंटली जोर से पकड़ता है, एक हाथ उसके सिर पर, दूसरा उसकी कमर पर, और डायरेक्टली हमारे बॉय को दो हिस्सों में फाड़ देता है। फिर टियान हैंग अपने इस पागलपन में एक मेनियक की तरह हंसने लगता है। हाउएवर, ये सब बस टियान हैंग की इमेजिनेशन थी। ये आदमी लिटरली इस वक्त मर्डर के बारे में फैंटेसाइज कर रहा था। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, पर उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। टियान हैंग काफी देर तक हमारे बॉय को देखता रहता है और फिर अग्री कर लेता है। वो उसकी डिमांड्स मान लेता है कि टियान शिसान की टांगे और टियान शियू के हाथ और टांगे पब्लिक में तोड़ेगा। पर टियान हैंग ने अभी भी हमारे बॉय की रूथलेसनेस को अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। हमारा बॉय बोलता है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें उन्हें ब्लैक क्लोथ्स गैंग से पूरी तरह निकालना भी पड़ेगा। कोई उनसे मिलने नहीं जाएगा, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। अगर तब तक उनकी हालत काफी मिजरेबल नहीं हुई तो मैं तुम्हें दोबारा ट्रबल करने आऊंगा। टियान हैंग अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर गिर जाता है। मैन वो गुस्से में था, पर अब वो इसमें इतना डीप फंस चुका था कि उसने बस चिल्लाकर हमारे बॉय को बोला कि वो उसकी सारी कंडीशंस एक्सेप्ट करता है। फिर हम कुछ देर बाद पर कट करते हैं फॉर्चून कैसीनो के एंट्रेंस पर। टियान शिसान और टियान शियू को पब्लिक के देखने के लिए बांधा गया है, और ये बास्टर्ड टियान हैंग वहां पूरा परफॉर्मेंस दे रहा था। वो अपने दोनों बेटों के पास जाता है और ये इमोशनल स्पीच देने की कोशिश करता है कि कैसे वो उनसे प्यार करता है और कैसे वो उसके फेवरेट थे। पर वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता। पर उनमें से कोई भी अब इस पीठ में छुरा घोंपने वाले बास्टर्ड से कुछ नहीं सुनना चाहता था। तो वो पब्लिक की तरफ मुड़ता है और वो पब्लिक एक्ट करता है कि कैसे उसके दोनों बेटों ने हमारे बॉय के खिलाफ पर्सनल ग्रजेस रखी थी और उसके पीठ पीछे रिवेंज लेने के लिए एक्ट किया और लगभग एक बड़ा डिजास्टर कॉज कर दिया था। वो कहता है कि कैसे मास्टर शेन लैंग न सिर्फ मिथिकल टर्टल काउंट के मैंशन के सन इन लॉ हैं, बल्कि उसके क्लोज फ्रेंड भी हैं, और उन्होंने उसके खिलाफ एक्ट किया और इस वजह से उसे उन्हें पनिश करना पड़ रहा है। उसने एक्ट किया कि अगर मैं उन्हें सिवियरली पनिश नहीं करूंगा तो मैं फैमिली डिसिप्लिन कैसे बनाए रखूंगा। फिर उसने अपने सर्वेंट को एक स्टिक देने का ऑर्डर दिया और वो बंदे एक थिक और हार्ड स्टिक लेकर बाहर आए। अगले ही पल टियान हैंग स्टिक उठाता है और उसे पूरी ताकत से टियान शिसान की टांगों पर मारता है, जिससे टियान शिसान की टांगें टूट जाती हैं। स्टार्ट से लेकर फिनिश तक टियान शिसान दर्द में चिल्लाने की बजाय बस एक लो ग्रंट निकालता है, और ये देखकर पब्लिक कंप्लीटली सरप्राइज हो जाती है। टियान हैंग फिर टियान शियू की तरफ मुड़ता है। वो स्टिक उठाता है और रूथलेसली उसे टियान शियू की टांगों पर मारता है। फिर एक और फियर्स स्ट्राइक के साथ टियान शियू के हाथ भी ब्रूटली तोड़ दिए जाते हैं, और ये बास्टर्ड टियान शिसान के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और उस दर्द को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से कुछ ही मोमेंट्स बाद बेहोश हो गया। आसपास खड़े सभी लोगों के फेसेस ट्विच करने लगते हैं, स्पेशली ब्लैक क्लोथ्स गैंग के वॉरियर्स के। टियान हैंग के दूसरे अडॉप्टेड सन्स की स्पाइन में डर की एक लहर दौड़ जाती है। ये किसी एक की बदकिस्मती दूसरों को अफेक्ट करने वाला केस था।
टियान शीसान और टियान शियू कितने लॉयल थे, और फिर भी ट्रबल का पहला साइन देखते ही सबसे पहले उन्हीं की सैक्रिफाइस दी गई। वो सब खुद से यही सोचने पर मजबूर थे कि क्या अगला नंबर उनका होगा। उसके बाद से टियान हैंग की प्रेस्टीज काफी गिर जाती है। उसने ब्लैक क्लोथ्स गैंग के लोगों का दिल खो दिया था। अपने 2 अडॉप्टेड सन्स की टांगे तोड़ने के बाद टियान हैंग हमारे बॉय से पूछता है, क्या अब तुम सेटिस्फाई हो? हमारा बॉय एक विकेट स्माइल देता है, मैं सेटिस्फाई हूँ, पर अभी भी कुछ लूज एंड्स बाकी हैं जिन्हें ठीक करना है। टियान हैंग का फेस ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है और वो हमारे बॉय को बोलता है कि अब वो अपनी किस्मत के साथ ज्यादा ही खेल रहा है। पर ना, हमारे बॉय को फर्क नहीं पड़ता। वो टियान हैंग से कहता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, क्योंकि टियान हैंग पर अभी भी उसके 19,000 गोल्ड कॉइन्स उधार हैं। जैसे ही हमारे बॉय ने ये कहा, टियान हैंग का दिमाग तुरंत ये सोचने लगा कि वो हमारे बॉय की वजह से पहले ही हजारों गोल्ड कॉइन्स हार चुका है, तो अब हमारे बॉय को देने के लिए वो और पैसे कहां से लाएगा। और क्योंकि हमारा बॉय एक प्रोफेशनल गैसलाइटर है, वो बोलता है, कैसा रहेगा, तुम पहले मुझे 2,000 गोल्ड कॉइन्स दे दो और बाकी के 17,000 के लिए एक IOU लिख दो, कैसा रहेगा? जैसे ही हमारे बॉय ने ये बोला, ये बास्टर्ड गुस्से से लाल हो रहा था, क्योंकि 2,000 गोल्ड कॉइन्स पहले ही फॉर्चून कैसीनो के कैश फ्लो का आखिरी हिस्सा थे और हमारा बॉय उसे सोचने का टाइम नहीं दे रहा था। वो इमीडिएटली उसे थ्रेटन करता है, कहते हुए कि या तो मुझे पैसे दो, वरना एक दिन उसकी टांगे अनइंटेंशनली वापस कैसीनो में आ सकती हैं। और वो टैंट्रम थ्रो करना शुरू कर देता है, कहते हुए कि कैसे काफी देर हो रही है और उसकी पत्नी घर पर पक्का एंग्शियस हो रही होगी और ठंडा होने के बाद खाना बिल्कुल टेस्ट नहीं लगेगा। ये वर्ड्स टियान हैंग की लास्ट नर्व को कंप्लीटली ब्रेक कर देते हैं। वो एक स्टिक उठाता है जिसे वो और बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे पूरी ताकत से हमारे बॉय की तरफ घुमाता है, उसके सिर को कुचलने के इरादे से। हाउएवर, रियलिटी में ये सब एक बार फिर टियान हैंग की इमेजिनेशन ही थी। इस आदमी को थेरेपी की जरूरत है। फिर उसका एक अडॉप्टेड सन उसे एक नोट पकड़ाता है। टियान हैंग नोट का कंटेंट देखता है। शेन लैंग जो कह रहा है, मान लो, उसे पैसे दे दो, काउंट की फैमिली स्ट्रिक्ट है, वो कैसीनो से जीते हुए डर्टी मनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, काउंट वक्त आने पर उसे खुद डील कर लेगा। टियान हैंग सेकंड फ्लोर की तरफ देखता है, समझते हुए कि ये झांग जी का ऑर्डर है। फ्यूरियस होकर टियान हैंग अपने हाथ की स्टिक तोड़ देता है। अपने दांत पीसते हुए वो हमारे बॉय की डिमांड मान लेता है और अपने अडॉप्टेड सन को गोल्ड कॉइन्स लाने का ऑर्डर देता है। कुछ ही देर बाद गोल्ड कॉइन्स के 2 बॉक्सेस और एक IOU हमारे बॉय के सामने रख दिए जाते हैं, पर सब जानते हैं कि इस IOU का चुकाया जाना अनलाइकली है। हमारा बॉय IOU लेता है, उस पर एक नजर डालता है और फिर गोल्ड कॉइन से भरे बॉक्सेस खोलता है। उसकी डैजलिंग गोल्डन लाइट आसपास के सभी लोगों को लगभग अंधा कर देती है। जब तक हमारा बॉय ये पैसे लेगा, वो अभी जितना ट्रायम्फेंट लगेगा, काउंट के मैंशन वापस जाने पर उसके लिए उतना ही बुरा होगा। ये काउंट के मैंशन की रेपुटेशन को इरिवर्सिबली डैमेज कर देगा। तो वो कैसीनो के इस पूरे मैटर को एक मॉरल इशू बना देता है, ये कहते हुए, जब से तुमने ये कैसीनो खोला है, कितने लोग बर्बाद हुए हैं, उनकी फैमिलीज टूट चुकी हैं। और फिर इस ग्रीडी बास्टर्ड को वही करना पड़ता है जो शायद उसके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। वो पब्लिक की तरफ मुड़ता है और कंटिन्यूअस बोलने लगता है कि कैसे उसे पैसों की कोई परवाह नहीं है और वो इसको धूल से बढ़कर कुछ नहीं समझता, और कहता है कि वो कैसीनो पैसे जीतने नहीं आया था, बल्कि सबके लिए इंसाफ देखने आया था। मेरे फादर इन लॉ काउंट ने हमेशा कहा है कि लोगों को अपने बच्चों की तरह प्यार करो। ये कहते हुए हमारा बॉय मुट्ठी भर गोल्ड कॉइन्स उठाता है और उन्हें आसपास की भीड़ की तरफ उछाल देता है। सब कुछ लोगों को वापस दे दिया जाएगा। इमीडिएटली क्राउड बिल्कुल वाइल्ड हो जाती है और हमारे बॉय द्वारा फेंके गए गोल्ड कॉइन्स को लूटने के लिए टूट पड़ती है। टियान हैंग ये सीन देखता है, उसकी आंखें लगभग बाहर आने वाली होती हैं। ये आदमी वाकई में एक्सप्लोड वाला था। न सिर्फ हमारे बॉय ने उसे अपने अडॉप्टेड सन की टांगे तोड़ने पर मजबूर किया, बल्कि उसने लोगों का दिल जीतने के लिए उसी के पैसों का यूज किया। ये न सिर्फ उसके कैरेक्टर की बेइज्जती थी, बल्कि उसकी इंटेलिजेंस की भी इंसल्ट थी। टियान हैंग पहले ही अपना फ्रस्ट्रेशन होल्ड कर रहा था और इस पॉइंट पर वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाता। गुस्से के मारे उसके मुंह से लिटरली खून की उल्टी निकल आती है। मीनवाइल कैसीनो के अंदर झांग जी ये सीन विटनेस कर रहा था और हमारे बॉय के टैक्टिक्स से थोड़ा सरप्राइज था, पर अगले ही पल उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आती है और वो मेयर लू की तरफ मुड़कर कहता है, अब जबकि सिचुएशन इतनी केओटिक हो चुकी है, तो क्या शेन लैंग के साथ अचानक कोई मिसफॉर्च्यून होना स्पेशली आसान नहीं है? ये अगली बास्टर्ड साफ समझ गया कि झांग जी क्या कहना चाहता था। नीचे गोल्ड कॉइन्स के लिए लड़ रही क्राउड के बीच अगर कोई स्टैम्पीड होती है तो उसका इल्जाम उन पर नहीं आएगा, और अगर हमारा बॉय गलती से कुचला जाता है तो ये एक एक्सीडेंट जैसा लगेगा। प्लस इस मिसहैप का ब्लेम उन्हें काउंट के मैंशन पर डालने को मिल जाएगा, क्योंकि ये स्टैम्पीड हमारे बॉय की वजह से ही हुई थी। मेयर लू कहता है कि अगर ये एक स्टैम्पीड है तो काफी लोगों का मरना नॉर्मल है, दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों। तब तक शेन लैंग और काउंट के मैंशन दोनों के लिए इस ब्लेम से बचना नामुमकिन हो जाएगा। झांग जी मेयर लू की रूथलेसनेस से शॉक्ड था।
पर अपना गोल अचीव करने के लिए कुछ लोगों की मौत की क्या ही अहमियत थी। बाहर हजारों लोग अभी भी चीयर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, लॉन्ग लिव शेन लैंग। हाउएवर, इस केओस के बीच झांगजी द्वारा भेजे गए लोग चुपचाप क्राउड में घुल मिल जाते हैं। जैसे ही वो हमारे बॉय के करीब पहुंचेंगे, उनका प्लान पहले उसके आसपास के 4 गार्ड्स को धक्का देकर हटाने का था, फिर हमारे बॉय को जमीन पर गिराकर एक मेजर डिस्टर्बेंस कॉज करना। हमारा बॉय इमीडिएटली उस डेंजर को सेंस कर लेता है। अपने कीन माइंड के साथ वो काफी फेसेस क्लियरली याद रख सकता है और जिन पर वो फोकस करता है वो उसकी शादी में दिखे थे। ऑब्वियसली ये टियान हैंग के आदमी थे। हमारा बॉय उनकी इंटेंशंस को जल्दी से गेस कर लेता है, इसलिए वो जोर से तालियां बजाता है और चिल्लाता है, क्वाइट। हर कोई रुक जाता है। क्राउड इंस्टेंटली शांत हो जाती है जैसे ही वो उसकी तरफ देखते हैं। हमारा बॉय एक खाली बॉक्स होल्ड करते हुए अनाउंस करता है कि उसके सारे गोल्ड कॉइन्स बांट दिए गए हैं। हाउएवर, झांगजी द्वारा भेजे गए वो कुछ लोग अभी भी गोल्ड कॉइन्स लूटने के लिए चिल्ला रहे थे, पर मेयर के प्लांट किए हुए उन बास्टर्ड्स ने चिल्लाया कि हमारा बॉय अभी भी कुछ और बांट सकता है। ये सुनकर हमारा बॉय बस मुस्कुराता है और अगले ही पल हमारा बॉय वो आईओयू बाहर निकालता है और बोलता है, मुझे ये 17,000 गोल्ड कॉइन्स भी नहीं चाहिए। ये सब आपकी मेहनत की कमाई है, इसलिए मैं ये आईओयू मेयर को सौंप दूंगा ताकि मेयर आपके लिए ये उधार वापस ले और इसको पूरी तरह से मिथिकल टर्टल सिटी की पुअर फैमिलीज की मदद के लिए यूज किया जाए। इंस्टेंटली क्राउड चीयर्स से गूंज उठती है। उन कुछ बंदों को अभी भी क्राउड का हिस्सा बनने की एक्टिंग करते और अपनी तरफ बढ़ते देखकर हमारा बॉय इमीडिएटली फॉर्चून कैसीनो के सेकंड फ्लोर की तरफ भागता है। उसने पहले ही अपनी एक्सरे विजन यूज करके देख लिया था कि मेयर लू ऊपर है। सेम टाइम पर ऊपर खड़ा मेयर लू शॉक्ड था। हमारा बॉय एक्चुअली उसे इस सब में घसीट रहा था। जैसे ही वो बैक डोर से भागने का सोचता है, हमारा बॉय पहले ही सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुका होता है। वो मेयर लू को पकड़ता है और उसे विंडो के पास लाता है। बाहर खड़े अनगिनत लोगों को अपनी तरफ देखने को कॉल आउट करता है। उसी इंस्टेंट में बाहर खड़े वो कुछ लोग रुक जाते हैं, आगे कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। फिर हमारा बॉय उन सभी लोगों के सामने मेयर लू को वो आईओयू थमा देता है और कहता है कि वो बेशक एक हम्बल स्टेटस वाला इंसान हो, पर मेयर इस सिटी के लीडर के रूप में अगर वो इन बेशुमार गरीबों के उधार को वापस लेने के लिए खड़े होते हैं तो पक्का वो बास्टर्ड टियान हैंग इसे मुकरने की हिम्मत नहीं करेगा। मैन, हमारा बॉय अब सीरियसली इन बास्टर्ड्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि ये सुनकर मेयर लू कंप्लीटली स्टन रह जाता है। वो आईओयू ओरिजिनली सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा था और अब उससे एक्चुअली इस डेट को वापस लाने की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। इस मोमेंट पर मेयर लू को फील होता है कि हमारा बॉय एक वेनमस स्नेक जो इंसानों को बिना कुछ छोड़े निकल जाता है। अगर वो इस आईओयू को लेने से इनकार करता है तो उसकी रेपुटेशन कंप्लीटली रूइन हो जाएगी। इसलिए वो बस एक फेक स्माइल देता है, हमारे बॉय को अश्योर करता है कि वो पक्का उसके ट्रस्ट को टूटने नहीं देगा। इसके साथ ही हमारा बॉय नीचे पब्लिक की तरफ मुड़ता है, कुछ मीठे वर्ड्स कहता है और फिर वहां से निकल जाता है। मीनवाइल मिथिकल टर्टल काउंट के मैंशन में जिन सकाई बार बार इधर से उधर टहल रहा था, अपने सर्वेंट से पूछ रहा था कि क्या हमारा बॉय अब तक वापस आया या नहीं। वो हमारे बॉय की सेफ्टी को लेकर वरीड था। आखिरकार टियान हैंग के पीछे वो कनिंग मेयर लू और रूथलेस झांगजी का बैकअप था। मदर जिन ने जिन सकाई से कहा कि वो ज्यादा टेंशन न ले, ये कहते हुए कि शेन लैंग के पीछे उनका और काउंट के मैंशन का बैकअप है, इसलिए वो बास्टर्ड टियान हैंग ज्यादा लिमिट्स क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसी मोमेंट एक सर्वेंट न्यूज लेकर आता है। जिन सकाई पूछता है, कैसा रहा? शेन लैंग कितना हारा? क्या टियान हैंग ने उस पर हाथ उठाया? जिन हुई उसे रिपोर्ट करता है कि वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमारे बॉय ने टियान हैंग को बैंकरप्ट कर दिया और यहां तक कि उसको पब्लिकली टियान शिसान और टियान शिव की टांगे तोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये सुनकर मामा जिन और जिन सकाई दोनों शॉक्ड थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे हमारे बॉय ने, जो कि अकेला था, अकेले ही टियान हैंग को निपट लिया। काउंट ने फिर जिन हुई को अपने चेंबर में आने का ऑर्डर दिया ताकि वो उसे पूरी रिपोर्ट दे सके और उसने वैसा ही किया। उसने उसको सब कुछ बताया जो वहां हुआ, जिसमें हमारे बॉय की टैक्टिकल विट और सिचुएशंस को अपने फेवर में टर्न करने की एबिलिटी शामिल थी। जिन सकाई हमारे बॉय के एक्शन से अमेज्ड था और इस बात से रिलीव्ड था कि उसने उनके काउंट के मैंशन की रेपुटेशन को बचाए रखा। हाउएवर, वो अभी भी हमारे बॉय को पीटना चाहता था, क्योंकि आज की सिचुएशन भले ही हमारा बॉय जीत गया था, बहुत ज्यादा रिस्की थी, कुछ भी हो सकता था। इसलिए वो हमारे बॉय को थोड़ा डिसिप्लिन करने का डिसाइड करता है, इस डर से कि कहीं वो फ्यूचर में और भी रेकलेस ना हो जाए। फिर हम कुछ देर बाद पर कट करते हैं जब लगभग रात हो चुकी है और हमारा बॉय चुपके चुपके मैंशन वापस आता है और आसपास देखता है कि वहां कोई नहीं है। तो वो सोचता है कि वो बच गया, पर जिन सकाई काफी देर से वेट कर रहा था और जैसे ही वो एंटर करता है वो उसको एड्रेस करते हुए बोलता है कि गैम्बलिंग गॉड वापस आ गया है। हमारा बॉय इंस्टेंटली थोड़ा हैरान हो जाता है। फादर इन लॉ, आप इतने डिग्निफाइड काउंट होकर मुझ पर अम्बुश के लिए दरवाजे के पीछे छुपे थे।
खैर, हमारा बॉय जल्दी से अपनी गलती मान लेता है और जिन सकाई उसे जोर जोर से डांटना शुरू कर देता है। हाउएवर, इससे पहले कि वो कुछ ज्यादा कह पाता, हमारा बॉय दोबारा माफी मांगते हुए बो करता है, मेनली ओबीडियंट होने की एक्टिंग कर रहा था। क्लियरली जिन सकाई हमारे बॉय को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था, पर हमारा बॉय लगातार अपनी गलतियां मानता रहता है। तो जिन सकाई के पास उसके बाद कहने के लिए कुछ खास बचा नहीं था। उसी वक्त मदर जिन बीच बचाव करने आती हैं, ये कहते हुए कि हमारे बॉय की इंटेंशंस अच्छी थी। फिर गुस्सा होने का नाटक करते हुए वो कहती हैं, शेन लैंग, तुम्हें अब और कैसीनोज नहीं जाना चाहिए, वरना मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो हमारे बॉय के लिए कंसर्न दिखाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या उसे भूख लगी है। जिन सकाई बिल्कुल स्पीचलेस था। बस इतना ही? तुम अपने खुद के बेटे के साथ तो काफी स्ट्रिक्ट रहती हो, तुरंत डिसिप्लिन करने लगती हो, अपने सन इन लॉ के साथ इतनी नरम क्यों पड़ जाती हो? इरिटेट होकर और इस बात को जाने न देते हुए जिन सकाई हमारे बॉय का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, आज से तुम वापस से ग्राउंडेड हो। तुम मैंशन के अंदर घूम सकते हो, पर तुम काउंट के मैंशन के बाहर कदम नहीं रखोगे। हमारा बॉय हैरान रह जाता है और फिर पूछता है, बाहर जाने की परमिशन लेने के लिए मुझे कौन सी कंडीशन मीट करनी होगी? जिन सकाई फ्लैटली कहता है, कोई नहीं। जब तुम बिहेव करना सीख जाओगे और खुद को प्रूव कर दोगे, तब तुम्हें रिलीज कर दिया जाएगा। हमारा बॉय एक बार फिर स्टंट था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाहर बिताया गया सिर्फ एक दिन, भले ही वो दिन कितना भी स्पेक्टेकुलर रहा हो, मुझे वापस कन्फाइनमेंट में डाल देगा। जिन सकाई एक्चुअली ये हमारे बॉय के खुद के भले के लिए ही कर रहा था। इनकेस टियान हैंग और उसका ग्रुप सच में कोई ड्रास्टिक एक्शन उठा लेते हैं, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तब तक काफी देर हो चुकी होगी। इसलिए पूरी तरह से केयरफुल रहने का डिसाइड करते हुए जिन सकाई सबको शेन लैंग पर नजर रखने का ऑर्डर देता है। हर कोई एक आवाज में यस बोलता है। हमारा बॉय को अब सच में रोने का मन कर रहा है। आज ये बंदा फुल डोमिनेशन मोड में था, सिर्फ घर आकर सॉलिटरी में कैद होने के लिए। हमारे बॉय को मुंह फुलाए हुए देखकर ये बुढ़ा काफी खुश होता है, पर जिन सकाई को अभी भी लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। फिर हम कुछ देर बाद पे कट करते हैं और काउंट का बेटा अपने कोड़ों के साथ डेली सेशंस ले रहा है। और फनी बात यह है कि उसे ये तक नहीं पता कि उसे इतना प्यार क्यों मिल रहा है। वेल, हमें पता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे बॉय की क्लेवर और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनके खुद के बेटे को कंपैरिजन में और भी ज्यादा फूलिश दिखाती है। दूसरी तरफ जब हमारा बॉय कोर्टयार्ड में वापस आता है, तो उसे जिन मुलान एक आर्मर का सूट पहने हुए मिलती है। क्यूरियस होकर हमारा बॉय जिन मुलान से पूछता है, तुम घर पर आर्मर क्यों पहन रही हो? उसे आंसर मिलता है कि जिन मुलान को डर था कि कहीं हमारे बॉय को कुछ हो ना जाए, और वो उसे रेस्क्यू करने के लिए सिटी में ट्रूप्स लीड करने के लिए रेडी थी। हमारा बॉय ये सुनकर सरप्राइज होता है और उसे अंदर से एक वार्मथ फील होती है। वो साथ खाना खाने जाने से पहले जिन मुलान का आर्मर उतारने में हेल्प करने का डिसाइड करता है। जिन मुलान इनकार नहीं करती, हमारे बॉय को हेल्प करने देने के लिए अपने आर्म्स खोल देती है। जिन मुलान का आर्मर हटाने के बाद हमारे बॉय की सांसें थोड़ी तेज हो जाती हैं। जिन मुलान की स्नेक लाइक वेस्ट, उसकी पावरफुल लंबी टांगें और उसकी एक्सप्लोसिव फिगर देखकर हमारा बॉय पूरी तरह फैसिनेट हो जाता है। और मैन, इसमें उस बंदे की भी कोई गलती नहीं है, वो है ही हॉट। हमारे बॉय ने खुद को शांत किया और जिन मुलान को थैंक यू बोला, पर उसने बस अपना सिर हिलाया और कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर उसने उसे बताया कि उसने आज जो किया उस पर उसे प्राउड है, पर उसे आगे से कोई भी एक्शन लेने से पहले केयरफुली सोचने की वार्निंग दी। तभी इस बास्टर्ड ने जिन मुलान को पीछे से अपनी बाहों में टाइटली जकड़ लिया। हमारे बॉय को अपने इतने क्लोज फील करके जिन मुलान टेंस हो गई। वो पूरी लाल हो चुकी थी, पर उसने ये अपने फेस पर शो नहीं होने दिया। पर तभी इस बास्टर्ड ने थोड़ा ब्रेव बनने का डिसाइड किया और जिन मुलान को फील हुआ कि हमारे बॉय के हाथ नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं। जिन पीछे मुड़ी और हमारे बॉय के हाथ पकड़कर उससे पूछा कि आखिर वो कर क्या रहा है। हमारा बॉय तुरंत बोला, इसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, तुम्हारी स्किन बहुत स्मूथ है, इस वजह से मेरे हाथ अपने आप नीचे स्लाइड हो गए। ये कंप्लीटली अनइंटेंशनल था। और फिर उसने उससे कहा कि अगली बार अगर वो ऐसा करे तो उसके हाथ काट देना। हमारे बॉय का ये वीक एक्सक्यूज सुनकर जिन मुलान ने बस उसे ये कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वो लोग डाइनिंग रूम में पहुंचे और इस बास्टर्ड ने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा था। जिन मुलान ने हमारे बॉय का हाथ पकड़ा और उसे टेबल पर दबा दिया। उसकी तरफ देखते हुए उसने कहा, शायद बेहतर होगा अगर तुम्हारे पास ये हाथ हो ही ना। हमारे बॉय ने उससे स्ट्रेट फेस के साथ पूछा, तुम एक आदमी की बातों को इतना सीरियसली कैसे ले सकती हो? वो साइड में बैठ गई और हमारे बॉय को खाने दिया। खाना खत्म करने के बाद जिन मुलान ने अपना आर्मर वापस पहन लिया। ये देखकर हमारे बॉय ने पूछा कि वो कहाँ जा रही है। जिन मुलान ने उसे बताया कि वो कोस्ट लाइन पर पेट्रोल करने के लिए कैवलरी को लीड करने जा रही है। उसने अपना हाथ हिलाया, गुड बाय कहा और उसे घर पर रहने और कोई ट्रबल खड़ी न करने को कहा। मीनवाइल फैटी, जिसे अपनी लविंग मिक्स डबल्स पनिशमेंट मिल चुकी थी, अब अरिथमेटिक के लेसन्स ले रहा था। हालांकि ग्रेट किंगडम के इंपीरियल एग्जामिनेशंस में अरिथमेटिक शामिल नहीं था, पर नोबल फैमिलीज इस पर बहुत इंपॉर्टेंस देती थी क्योंकि अरिथमेटिक काफी प्रैक्टिकल था
और प्रैक्टिशनर की थिंकिंग को भी ट्रेन कर सकता था। ट्यूटर सु वेनहाउ था, जो मिथिकल टर्टल सिटी का सबसे फेमस अरिथमेटिक मास्टर था, जो काउंट के मैंशन में चीफ स्टीवर्ड के रूप में भी सर्व करता था और सारे फाइनेंशियल और मटेरियल अकाउंट्स को सेटल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इस मोमेंट पर फैटी काफी अनकंफर्टेबल था। उसके पेरेंट्स ने उसे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के पीटा था। उसे इतने कोड़े पड़े थे कि वो सोचने लग गया था कि क्या वो सच में उनका बेटा है या बस एक स्ट्रेस रिलीजिंग डॉल। सु वेनहाउ ने बताया कि फैटी को पीटने का रीजन शेन लैंग था। फैटी सरप्राइज हो गया। सु वेनहाउ ने हमारे बॉय की प्रीवियस इमेज सामने रखी और फैटी को बताया कि क्योंकि वो अंडर परफॉर्मिंग था, इसलिए उसकी बहन जिन मुलान को उस यूजलेस आदमी से शादी करनी पड़ी। और आज की पिटाई इसलिए हुई क्योंकि शेन लैंग कैसीनो गया था और क्योंकि वो उस बास्टर्ड को पीट नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा फैटी पर निकाल दिया। ये सुनकर फैटी का चेहरा उतर गया। उसी वक्त सु वेनहाउ ने पास खड़े एक सर्वेंट को सटल सिग्नल दिया। सर्वेंट ने फैटी को बताया कि आज उसने बिंग को चुपके चुपके रोते हुए देखा और जब उससे पूछा गया तो उसने रोने का रीजन नहीं बताया। उसने कहा कि इसका रिलेशन हमारे बॉय के साथ हो सकता है। इम्प्लीकेशन ये था कि हमारे बॉय ने बिंग को हरास किया था। इस बात ने फैटी को आग बबूला कर दिया, जो बिंग को हमेशा अपनी बहन मानता था। वो हमारे बॉय को सबक सिखाने के लिए रेडी हो गया। फैटी के प्लान सुनकर बिंग भागते हुए हमारे बॉय के रूम में आई और उसे बताया कि फैटी उसे पीटने के लिए ढूंढ रहा है। हमारा बॉय ये सुनकर हैरान था। वहां खड़ा यही सोच रहा था कि क्या फैटी का दिमाग खराब हो गया है। बिंग ने सजेस्ट किया कि हमारे बॉय को बाहर जाकर छुप जाना चाहिए और वो जाकर मामा जिन को इन्फॉर्म करेगी। पर ना, हमारे बॉय ने बिंग का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे फिक्र न करने को कहा, क्योंकि उसके पास उस मोटे बास्टर्ड से निपटने का एक प्लान है। बिंग को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हमारे बॉय को धक्का देकर दूर करने की कोशिश की, इस डर से कि कहीं उसे सच में पिटाई न पड़ जाए। हाउएवर, हमारे बॉय ने बस बिंग को झटक दिया। इससे बिंग पिस्ड ऑफ हो गई और दरवाजे से बाहर चली गई। फिर भी उसने लेडी ऑफ द हाउस को इन्फॉर्म करने का डिसाइड किया। फिर हम कुछ देर बाद पे कट करते हैं। फैटी हमारे बॉय के दरवाजे पर पहुंचा और उसके साथ आए लोग चिल्ला रहे थे कि हमारा बॉय बाहर आए और अपनी पिटाई खाए। पर फैटी की इतनी लाउड कॉल्स के बावजूद उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अनॉय होकर फैटी ने दरवाजा धक्का देकर खोला, सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारा बॉय दीवार पर कुछ लिख रहा था। उसने पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो हमारे बॉय ने उसको बताया कि वो कुछ नाम लिख रहा है। फैटी ने फिर पूछा, ये नाम किस लिए है, जिसका हमारे बॉय ने रिप्लाई दिया कि ये उसके दुश्मनों के नाम है, और उसने ऐड किया कि उसे डर था कि कहीं वो उन्हें भूल न जाए, इसलिए वो दीवार पर उनके नाम लिख रहा था ताकि उसे अपना रिवेंज याद रहे। उसने तियान शिसान और तियान शियू के नामों पर एक बड़ा सा क्रॉस ड्रॉ किया। ये देखकर फैटी ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। जैसे ही हमारा बॉय सीढ़ियों से नीचे आया, उसने एक्सप्लेन किया कि वो इन दोनों को पहले ही निपट चुका है, और क्योंकि ये सारी ड्रामेटिक्स काफी नहीं थी, उसने उसे कहा कि वो कभी नहीं भूलेगा कि इन बास्टर्ड्स ने उसके साथ क्या किया था। वो हर सुबह और हर रात सोने से पहले 3 बार इन नामों का जाप करता था। तो अब फैटी सोच रहा था कि आखिर इन बेचारे बास्टर्ड्स ने हमारे बॉय का क्या बिगाड़ा था। शेन लैंग ने उसे बताया कि तियान शिसान ने एक बार उसे धमकाया था, इसलिए उसने तियान हैंग से उसकी टांगे तोड़वा दी। रही बात तियान शियू की, तो उससे दुश्मनी और भी डीप थी। उसने न सिर्फ उसे धमकाया था, बल्कि उसने उसके सिर पर उंगली भी पॉइंट की थी। इस लाइफ में उसे इस बात से ज्यादा नफरत किसी और चीज से नहीं थी कि कोई उसके सिर पर उंगली पॉइंट करे, इसलिए उसके दोनों हाथ और टांगे तोड़ दी गईं। एक सेकंड के लिए फैटी शॉक्ड था, सोच रहा था क्या ये बास्टर्ड सच बोल रहा है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए कौन ऐसी दुश्मनी रखता है। ये सब सुनकर फैटी को रियलाइज हो चुका था कि अगर उसने हमारे बॉय को हिट किया तो क्या वो उसे टुकड़ों में नहीं फाड़ देगा। फिर हमारे बॉय का एक्सप्रेशन सडनली चेंज हुआ और उसने फैटी से पूछा कि वो यहाँ क्यों आया था। अब ये बास्टर्ड डायरेक्टली तो नहीं कह सकता कि वो यहाँ हमारे बॉय को बुली करने आया है, तो उसने बस ये कहकर बात टाल दी, ओ कुछ खास नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। हमारे बॉय ने फिर उससे पूछा कि क्या उसने सुना है कि फैटी यहाँ उसे पीटने आया था। फैटी इमीडिएटली डैमेज कंट्रोल मोड में चला गया, पूछते हुए कि ऐसा किसने कहा। काउंट के मैंशन के सन इन लॉ को मारने की हिम्मत किसकी है। फिर ये बास्टर्ड अपनी जान बचाकर भागने ही वाला था, पर नहा, जैसे ही फैटी बाहर भागा, वो अपने सबसे बड़े डर अपनी माँ से टकरा गया। मदर जिन ने फैटी को कान से पकड़ा और पूछा कि क्या उसने जो सुना वो सच था कि फैटी यहाँ हमारे बॉय को बुली करने आया था, और उन्होंने तुरंत कोड़ा निकाल लिया। इस मोमेंट पर हमारा बॉय बाहर आया और फैटी को प्रोटेक्ट करते हुए बोला कि फैटी यहाँ बस उससे थोड़ी बातचीत करने आया था और कुछ नहीं। ये देखकर मदर जिन ने अपना हाथ घुमाया और फैटी के सिर के पीछे एक थप्पड़ मारा, ये कहते हुए कि कैसे हमारा बॉय अभी भी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर हमारे बॉय की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे इस बेवकूफ बेटे के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो फिर मुड़ी और एक कोड़ा निकाल लिया, पर हमारे बॉय ने उन्हें फैटी को न पीटने को कहा, ये कहते हुए कि वो बस एक सिंपल आदमी है और अगर कोई बात है तो वो उससे खुद बात कर लेगा। मामा जिन ने फाइनली चाइल्ड अब्यूज का आइडिया ड्रॉप किया और हमारे बॉय से कहा कि वो जो चाहे कर सकता है,
और फिर कोड़ा उसके हाथ में थमाते हुए बोली कि अगर वो उसकी बात नहीं मानता तो उसको परमिशन है उसे पीटने की। फिर हम कुछ देर बाद पर कट करते हैं जहां फैटी और शेन लैंग के रूममेट्स बेसिकली इस पॉइंट पर शेन लैंग के पैर चूम रहे थे, ये कहते हुए कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बस उससे मांग ले। तो हमारा बॉय इमीडिएटली पूछता है, तो आखिर तुम्हें यहाँ मुझे पीटने के लिए किसने भेजा था? और फैटी ये लॉयल इडियट अपना सिर हिलाते हुए बोलता है, नो वे, मैं एक लॉयल आदमी हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। शेन लैंग वहां खड़ा सोच रहा था, बस यही रीजन है कि तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा पीटती है। लाइक ब्रो को लिटरली किसी ने बेच खाया और वो अभी भी उस इंसान को प्रोटेक्ट कर रहा है जिसने उसको बस के नीचे फेंक दिया। बट यू नो व्हाट, शेन लैंग एक्चुअली इस लॉयल्टी की रिस्पेक्ट करता है। ये स्टूपिड है पर ऑनेस्ट वर्क है। तो वो इस मैटर को अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है और फैटी को भेज देता है। जैसे ही फैटी जाता है, शेन लैंग सारे दरवाजे लॉक कर देता है। फिर ये आदमी फफूंद लगे हुए वीड का एक बैग निकालता है और थोड़ा थोड़ा करके एर्गोट फंगस को खुरचने लगता है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, एर्गोट सीरियसली एक डेंजरस चीज है। अगली सुबह जिन मुलान अभी तक पेट्रोल से वापस नहीं आई थी और बिंग हमारे बॉय को रेडी होने में हेल्प कर रही थी। शेन लैंग नोटिस करता है कि बिंग का उसके टूवर्ड्स एटीट्यूड काफी इंप्रूव हो गया है, तो नेचुरली वो एक जोक के साथ अपना लक टेस्ट करने का डिसाइड करता है। वो बिंग से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि सफेद बाघ रेयर और प्रेशियस क्यों होते हैं? वो सोचती है और कहती है, क्योंकि मोस्टली टाइगर्स येलो होते हैं। फिर शेन लैंग दरवाजे के पीछे छुपता है, पहले से ही पिटाई के लिए प्रिपेयर होकर, और अपनी पंच लाइन ड्रॉप करता है, क्योंकि आदमियों को बिना बाल वाली चीजें पसंद होती हैं। बिंग बस वहां कंप्लीटली कंफ्यूज्ड खड़ी रहती है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये आदमी क्या बात कर रहा है। शेन लैंग का इंटरनल मोनोलॉग मुझे मार ही डालेगा। ये बहुत मासूम है। मैं तो बिंग से मार खाने से भी डर रहा था, इसलिए मैंने भागने की तैयारी कर ली थी। मेरा भाई एक गंदा जोक मारता है, रियलाइज करता है कि वो उसके सिर के ऊपर से निकल गया और अब इस बात पर रिलीव्ड है कि उसकी पिटाई नहीं होगी। पर तभी बिंग कहती है कि वो आज रात जिन मुलान से इसका मतलब पूछेगी, और हमारे बॉय को उसी वक्त वहीं मिनी हार्ट अटैक आ गया। पर फिर उसने सोचा कि जिन मुलान इतनी इनोसेंट है कि शायद उसे भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं शायद नहीं पीटूंगा। ब्रेकफास्ट के बाद उसके फादर इन लॉ उसे एक और टास्क देते हैं, स्कूल जाओ। शेन लैंग का रिएक्शन था, मैं पहले से ही वेल लर्न्ड हूँ, अब और क्या पढ़ना बचा है। पर डैडी इन लॉ अभी भी उस कैसीनो वाली बात को लेकर गुस्सा थे, तो शेन लैंग चुपचाप बात मानने का डिसाइड करता है। काउंट के मैंशन का अपना खुद का एक स्कूल है जिसमें 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और जैसे ही शेन लैंग अंदर एंटर करता है, हर कोई उसे डेथ स्टेयर्स देख रहा था। क्यों? क्योंकि उसने वहां के लिटरली हर लड़के की ड्रीम गर्ल जिन मुलान से शादी की थी। कुछ लड़के तो उसको घेर भी लेते हैं, उस पर झपटे मारने के लिए रेडी थे, पर फैटी बिल्कुल क्लच सेव करता है। शेन लैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, थोड़ी इज्जत दिखाओ वरना मैं लोगों को पीटना शुरू कर दूंगा। वो ग्रुप पीछे हट जाता है, पर वो अभी भी शेन लैंग को ईविल आई से देख रहे थे। फिर क्लास स्टार्ट होती है और ओल्ड मास्टर एक पॉप क्विज लेता है। वो शेन लैंग से किसी क्लासिकल टेक्स्ट के बारे में पूछता है और शेन लैंग बिल्कुल नेल कर देता है, उसे परफेक्टली सुनाता है, मीनिंग्स को बड़े आराम से एक्सप्लेन करता है। ओल्ड मास्टर ये सोचकर कि शेन लैंग बस लकी था और क्वेश्चंस पूछता है। शेन लैंग उन सब का फ्लुएंटली आंसर देता है। उसकी कुछ इंटरप्रिटेशंस इतनी अच्छी होती हैं कि वो ओल्ड मास्टर की नॉलेज से भी आगे निकल जाती हैं। टीचर का दिमाग इंटरनली हिला हुआ था। वो सोच रहा था, शेन लैंग एक जीनियस है, मुझे काउंट को ये रिपोर्ट करनी ही होगी। हम शेन लैंग के टैलेंट्स को ऐसे दबने नहीं दे सकते। क्लास में बाकी सब लोग बस वहां शॉक्ड बैठे थे, क्योंकि उन सबको लगता था कि शेन लैंग बस एक यूजलेस प्रिटी बॉय है जिसको जिन मुलान से शादी करने का लकी चांस मिल गया। सीन शिफ्ट होता है और अब हम सू वेनहाउ के साथ एरिथमेटिक क्लास में पहुंचते हैं, और ये बास्टर्ड पहले से ही हमारे बॉय को पसंद नहीं करता और उसको घूर रहा था। शेन लैंग कंफ्यूज्ड है, मैंने तो कभी इस पर्सन से इंटरैक्ट भी नहीं किया, क्या ये भी बाकी लोगों की तरह जेलसी हो सकती है? पर ये 50 से ऊपर का है, ऐसा नहीं लगता कि ये जिन मुलान के बारे में कोई ऐसी फैंटेसीज रखता होगा। क्लास स्टार्ट होती है और शेन लैंग को ये इनक्रेडिबली डल लगती है। कंटेंट लिटरली एलिमेंट्री स्कूल लेवल का था, तो नेचुरली उसे नींद आ जाती है। सू वेनहाउ तुरंत इसे नोटिस कर लेता है और हमारे बॉय पर चिल्लाने लगता है। वो पनिशमेंट के तौर पर शेन लैंग की हथेलियों पर मारने की तैयारी भी कर लेता है, और हमारा बॉय एक ओल्ड मैन की तरह रिएक्ट करता है, क्या बाकी लोग भी नहीं सो रहे हैं? ये बात उसके इस सस्पिशन को कंफर्म कर देती है कि उसे स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। वो सोचता है, क्यों? क्या सू वेनहाउ का जिन मुलान की उन 5 शूटर्स में से किसी से कोई रिलेशन हो सकता है? सू वेनहाउ शेन लैंग की कलाई पकड़ता है उसे डिसिप्लिन करने के लिए, और हमारा बॉय एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसे पहले से ही पता है कि वो क्या पढ़ा रहा था, पर ना वो बुढ़ा इडियट मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता है कि हमारा बॉय झूठ बोल रहा था, तो अब उसे 30 थप्पड़ पड़ेंगे और उसे कन्फ्यूशियस की मूर्ति के आगे 3 घंटे घुटनों पर बैठना पड़ेगा।
शेन लैंग उसकी तरफ कोल्डली देखता है और कहता है, मैं रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन करता हूँ। पूरी क्लास शॉक्ड थी। सु वेनहाउ का चेहरा लाल हो जाता है, खून उबलने लगता है और वो अपना रूलर डेस्क पर इतनी जोर से मारता है कि वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है और चिल्लाने लगता है, शेन लैंग, तुम एक इमिग्रेंट हो और फिर भी अपने टीचर के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो। मैं इसकी कंप्लेन काउंट के मेंशन में करूंगा। फिर वो तेजी से वहां से निकल जाता है। फैटी पेल पड़ जाता है और शेन लैंग को बताता है कि अगर जिन सकाई को पता चल गया तो उसकी अच्छी खासी पिटाई होगी, पर ना, हमारे बॉय को इस बात की कोई टेंशन नहीं थी। वो फैटी से पूछता है, क्या सु वेनहाउ ने ही कल तुम्हें भड़काया था? फैटी अपना सिर हिलाता है, डम प्ले करते हुए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। ये बताना डिसलॉयल होगा, पर उसका चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। तो शेन लैंग एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या उसका जिन मुलान के उन 5 ओरिजिनल सूटर्स में से किसी से रिलेशन है? फैटी सोचता है और कंफर्म करता है, हाँ, वो वांग लान के कजन का चाचा है और उसकी मां का डिस्टेंट रिलेटिव भी है। बूम, मिस्ट्री सॉल्व्ड। सु वेनहाउ मिथिकल टर्टल सिटी मैंशन के चीफ क्लर्क वांग लान का चाचा है। अगर वांग लान की शादी जिन मुलान से हो जाती तो सु वेनहाउ अपने करियर में आगे बढ़ सकता था, पर तभी शेन लैंग टपक पड़ा, जिन मुलान से शादी कर ली और उस पूरे रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया। कोई शक नहीं कि ये बंदा शेन लैंग को अपनी आंख में चुभने वाला कांटा समझता है। तो सु वेनहाउ जिन सकाई के साथ वापस दौड़ता हुआ आता है, शेन लैंग को एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय होते देखने के लिए रेडी। उसका टीचर वहां शेन लैंग पर अपने एल्डर्स की बेइज्जती करने और काउंट के मैंशन की रेपुटेशन खराब करने का एक्यूजेशन लगा रहा था। प्रैक्टिकली जिन सकाई से भीख मांग रहा था कि वो इसकी कुटाई कर दे। मीनवाइल फैटी पहले ही कोने में डर के मारे सिकुड़ गया है, क्योंकि उसे अपनी पिटाई खाने की आदत है। पर शेन लैंग, ना, हमारा बॉय बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। शेन लैंग अपने फादर इन लॉ की तरफ देखता है और शांति से कहता है कि वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है। पर सु वेनहाउ जो कंटेंट पढ़ा रहा था वो बेसिक एलिमेंट्री स्टफ था जिसे वो पहले ही मास्टर कर चुका है। वो इस बारे में झूठ नहीं बोल रहा था कि उसे ये पहले से आता है। सु वेनहाउ अपना आपा खो बैठता है। जो सेगमेंट मैंने पढ़ाया वो सिंपल था। एक ऐसा इंसान जिसने स्कूल में 10 साल बिताए और मुश्किल से कुछ कैरेक्टर्स ही पहचानता है, वो क्लेम कर रहा है कि उसने सब कुछ सीख लिया है। ये बिल्कुल रिडिकुलस और लाफेबल है। फिर ये कॉन्फिडेंट बास्टर्ड एक चैलेंज फेंकता है, मैं तुम्हें 10 प्रॉब्लम्स दूंगा, तुम्हें सिर्फ 3 सॉल्व करनी है। अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें 30 स्ट्रोक्स पड़ेंगे। क्या तुम में हिम्मत है? सु वेनहाउ वहां बड़ा अकड़ के बैठा था। पहले से ही इमेजिन कर रहा था कि शेन लैंग की खून निकलने तक पिटाई होगी। आखिरकार, बाकी स्कूल्स में अरिथमेटिक नहीं पढ़ाया जाता, तो इस प्रिटी बॉय को इसके आने का कोई चांस ही नहीं था, राइट? शेन लैंग एक्सेप्ट करता है, फिर उससे बोलता है, क्या होगा अगर मैं सारी 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दूं? सु वेनहाउ सीधा हंसने लगता है, इम्पॉसिबल। अगर तुम इन सब का आंसर देने में कामयाब हो गए तो मैं पब्लिकली तुमसे माफी मांगूंगा। शेन लैंग तुरंत अपने फादर इन लॉ से इसका विटनेस बनने को कहता है। सु वेनहाउ क्वेश्चंस प्रिपेयर करना शुरू करता है और आप बता सकते हो कि वो सबसे डिफिकल्ट इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसका प्लान ये मेक श्योर करने का था कि शेन लैंग उनमें से किसी को भी सॉल्व ना कर पाए, ताकि उसके पास उसे आधा मरने तक पीटने का एक्सक्यूज हो। फिर हम 1 घंटे बाद पर कट करते हैं। सु वेनहाउ इम्पॉसिबल क्वेश्चंस बनाने में अपना पूरा दिमाग थका चुका था, उन्हें शेन लैंग के सामने प्रेजेंट करता है। उसके पास आंसर देने के लिए 1 घंटा है। शेन लैंग पेपर पर एक नजर डालता है और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। बस इतना ही ब्रो। इस आदमी के पास अपनी पिछली लाइफ से मास्टर्स डिग्री थी। उसके लिए ये क्वेश्चंस किसी मुर्गी को मारने के लिए तलवार यूज करने जैसे हैं। कंप्लीट ओवरकिल। पहला क्वेश्चन, 100 लोग चावल के कितने दाने होल्ड कर सकते हैं? शेन लैंग सोच रहा था, क्या ये प्राइमरी स्कूल का क्वेश्चन नहीं है? तुरंत उसे सॉल्व कर देता है। दूसरा क्वेश्चन इक्वेशंस यूज करता है, वो भी उसके लिए काफी सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन पोएट्री के रूप में डिस्गाइज्ड है, पर वो बस एक मैथ प्रॉब्लम है। वे टू इजी। चौथा, पांचवा और छठा, इनमें से कोई भी रिमोटली चैलेंजिंग नहीं है। वो उनको ऐसे सॉल्व कर रहा था जैसे कोई किंडरगार्टन का टेस्ट दे रहा हो। फिर वो आखिरी क्वेश्चन पर आता है और रुकता है। अब ये इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली उसकी पिछली लाइफ की एक वर्ल्ड क्लास मैथ प्रॉब्लम है। एक रेगुलर पर्सन डेफिनेटली इसे सॉल्व नहीं कर सकता था। क्वेश्चन पूछता है, अगर तुम पर रो में 4 ट्रीज प्लांट करो तो कितनी रोज बन सकती हैं? और ज्यादातर लोग मुश्किल से 14 से 16 रोज ही फिगर आउट कर पाते हैं। पर शेन लैंग ये एब्सोल्यूट लेजेंड 23 रोज तक ड्रॉ कर सकता है, जिसे प्रोबेबली सु वेनहाउ का दिमाग ही फट जाएगा। शेन लैंग जल्दी से अपने सारे आंसर्स लिख देता है। एक सिंगल क्वेश्चन भी उसको अटका नहीं पाता। मीनवाइल बाकी सबके पसीने छूट रहे थे। सु वेनहाउ शेन लैंग को पनिश होते देखने का वेट कर रहा था। जिन सकाई वरीड था कि कहीं शेन लैंग बस नॉनसेंस तो नहीं लिख रहा, जिससे बाद में उसको डिफेंड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो एक सर्वेंट को मदर जिन को बुलाने को भी भेज देता है, जस्ट इन केस अगर सिचुएशन खराब हो जाए। एग्जाम 1 घंटे तक चलना था,
पर 10 मिनट भी नहीं गुजर पाते कि शेन लैंग अपना पेपर हैंड इन कर देता है। हर कोई शॉक्ड था। जिन सकाई और सू वेनहाउ दोनों बस उसको घूर रहे थे। सू वेनहाउ पेपर रिव्यू करने के लिए उसको पकड़ता है और जैसे ही वो पहला आंसर देखता है उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ये करेक्ट है। वो दूसरा क्वेश्चन चेक करता है, वो भी करेक्ट है। तीसरे से 90 तक सब पैराफ्रेज करता है, सभी करेक्ट थे। सू वेनहाउ का चेहरा ऐसे ट्विस्ट हो रहा था जैसे उसे अभी स्ट्रोक आने वाला हो। उसके लिए ये एक्सेप्ट करना नामुमकिन था कि उसकी इतनी मेहनत से बनाए गए क्वेश्चंस को शेन लैंग ने ऐसे सॉल्व कर दिया जैसे वो कुछ थे ही नहीं। शेन लैंग फिर पूछता है, क्या मेरे सारे आंसर सही हैं? सू वेनहाउ तुरंत 10th क्वेश्चन की तरफ देखता है। उसे पक्का विश्वास था कि हमारा बॉय किसी भी हाल में इसको सॉल्व नहीं कर सकता। पर जब वो शेन लैंग का 23 रोज वाला आंसर देखता है तो उसकी आंखें लगभग उसके स्कल से बाहर आने वाली होती हैं। इस टीचर ने इस प्रॉब्लम पर 1 डेकेड से ज्यादा टाइम लगाया है और मुश्किल से 16 रोज ही बना पाया था। वो वहां खड़ा यही सोच रहा था, क्या शेन लैंग इंसान है या भूत? उसका पूरा प्राइड चूर चूर हो रहा था। अब ये बास्टर्ड अपनी हार नहीं मानना चाहता था और ना ही अपनी बेइज्जती करवाना चाहता था। इसलिए वो बस शेन लैंग के पेपर को फाड़कर चिथड़े कर देता है, उसे जमीन पर फेंकता है और उस पर पैर मारते हुए चिल्लाता है, क्या कचरा करके रखा है? इसे देखना बिल्कुल अनबेरेबल है। पर शेन लैंग बस वहां अनफेज्ड खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि इस जीनियस ने अपने आंसर्स की 2 कॉपीज बनाई थी। वो कामली दूसरी कॉपी रिव्यू के लिए ओल्ड मास्टर को थमा देता है। सू वेनहाउ पैनिक करने लगता है। जिन सकाई उसके सामने आ जाता है ताकि वो कोई भी स्टुपिडिटी ना कर सके। सू वेनहाउ अंदर ही अंदर जानता है कि वो फिनिश्ड है और शेन लैंग की कनिंगनेस को गालियां दे रहा था। ओल्ड मास्टर, जो एक्चुअली अरिथमेटिक में स्किल्ड है, सब कुछ स्टार्ट से लेकर फिनिश तक रिव्यू करता है। जब वो उस आखिरी क्वेश्चन पर आता है तो वो बिल्कुल स्टन रह जाता है। वो शेन लैंग की तरफ शॉक में देखता है, फिर वो घूमता है और जिन सकाई की तरफ चिल्लाते हुए कहता है, कंग्रेचुलेशंस माय लॉर्ड, एक अरिथमेटिक जीनियस पाने के लिए। मैंने ऐसा टैलेंट ना कभी देखा है ना सुना है। सन इन लॉ के सारे आंसर्स करेक्ट हैं और उसकी मैथमेटिकल स्किल्स इन 10 क्वेश्चंस की लिमिट से कहीं ज्यादा एक्सीड करती हैं। मैं उसकी प्रावस के आगे हम्बल्ड हूं। वो शेन लैंग से पूछता है कि उसे किसने सिखाया, और ये कॉकी बास्टर्ड उस सबसे स्मग के साथ बोलता है, मैंने खुद को सिखाया। क्या अरिथमेटिक काफी सिंपल नहीं है? भले ही शेन लैंग ने सारे करेक्ट आंसर्स दिए थे, जिन सकाई वहां खड़ा यही सोच रहा था कि वो अभी भी इस बच्चे को पीटना चाहता है। मैन, ये बंदा अपने इस एटीट्यूड के साथ सच में थोड़ा ज्यादा ही उड़ रहा है। ठीक तभी हमारा बॉय नोटिस करता है कि वो बास्टर्ड चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है, यो, तुम कहां जाने की सोच रहे हो? तुमने अभी एक बेट लगाई थी, माफी मांगने का टाइम आ गया है। और मैन सू वेनहाउ को देखकर लग रहा था जैसे वो अभी वहीं खड़े खड़े स्पॉन्टेनियसली कंबस्ट हो जाएगा। ये टीचर उस एल को हैंडल नहीं कर पा रहा था जो उसे अभी मिलने वाली थी। वो भागना चाहता था, ये प्रिटेंड करना चाहता था कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। पर तभी जिन सकाई बीच में आता है ये कहते हुए कि कैसे एक टीचर को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। और इससे पहले कि ये बास्टर्ड कोई और एक्सक्यूज बना पाता, मदर जिन वहां आ जाती हैं और अपनी 2 सेंट्स ऐड करती हैं। इंसान को अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जो प्रॉमिस किया है वो निभाना ही पड़ता है। ये देखकर हमारा बॉय इंटरनली ग्रिन कर रहा था क्योंकि उसे एग्जैक्ट पता था कि अभी अभी क्या हुआ है। सू वेनहाउ एक्चुअली मदर जिन का डिस्टेंट रिलेटिव है, बेसिकली उनका बंदा, हाउसहोल्ड में उनका बैकर। तो जब वो पब्लिकली उसको इस तरह कॉल आउट करती हैं तो उन्होंने बेसिकली इस आदमी के मुंह पर पूरे रूम के सामने थप्पड़ मार दिया था। सू वेनहाउ अपने दांत इतनी जोर से पीस रहा है कि आप प्रॉबेबली कोर्टयार्ड के उस पार तक आवाज सुन सकते हो। उसका फेस फ्लश्ड था। इस आदमी को अब शेन लैंग से माफी मांगनी पड़ेगी, जो कि हर कोई देख रहा है और इस शो को एंजॉय कर रहा है। मैं यहाँ मैक्सिमम ह्यूमिलिएशन की बात कर रहा हूँ। वो इसको 1 सेकंड और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो बस मुड़ता है और भाग जाता है। पर आप जानते हो कि वो अब हमारे बॉय के खिलाफ कोई सीरियस रिजेंटमेंट पाल रहा होगा। ये सब होते हुए देखने वाले स्टूडेंट शेन लैंग को ऐसे देख रहे थे जैसे वो अभी उनका हीरो बन गया हो। पर तभी जिन सकाई इस टर्न फेस के साथ चलकर आता है और बोलता है, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। शेन लैंग जानता था कि क्या आने वाला है। वो रिलक्टेंटली अपनी हथेली आगे करता है और स्मैक। जिन सकाई उसे उस क्लासिक ज्यादा एरोगेंट मत बनो और हवा में मत उड़ो वाली एनर्जी के साथ हिट करता है। कट तो किसी स्केची अकेले कोर्टयार्ड पर। सू वेनहाउ पूरा ब्लैक में ड्रेस्ड होकर आता है और उसके हाथ में ये मिस्टीरियस बॉक्स है। वो एक दरवाजे पर नॉक करता है और जब वो खुलता है तो वो बॉक्स को बड़ी फॉर्मली प्रेजेंट करता है। ये पिछले 6 महीनों में यंग मास्टर शांग के लिए मेरी हम्बल ट्रिब्यूट है। पर रुको, बात और बिगड़ जाती है। ये बास्टर्ड अपने रोब से एक स्क्रोल निकालता है और गैस करो उस पे क्या है? काउंट की फाइनेंशियल इन्फो एट अ टाइम। यप, ये गार्बेज का एब्सोल्यूट पीस स्ट्रेट अप काउंट के मैंशन को बेच रहा था, सिर्फ अपने बेटे की मार्शल एग्जामिनेशंस में सक्सेस सिक्योर करने के लिए।
कुछ ही देर बाद सू वेनहाओ घर पहुंचता है और प्रॉब्ली सोच रहा होगा कि वो सेफ है, तभी गेस करो कौन आता है। टियान हैंग किसी निंजा की तरह अचानक उसके घर में प्रकट हो जाता है। ये डूड स्ट्रेट टू द पॉइंट आता है, क्या तुम शेन लैंग से छुटकारा पाना चाहते हो? सू वेनहाओ का रिएक्शन था, वेल हाँ ऑब्वियसली। पर फिर वो बोलता है काउंट शेन लैंग से बहुत सेटिस्फाई है, उसके खिलाफ एक्शन लेना इतना आसान नहीं है ना? तभी टियान हैंग अपना मास्टर प्लान ड्रॉप करता है। वो सू वेनहाओ से कहता है कि पब्लिक ओपिनियन को एक वेपन की तरह यूज करो। ये रूमर्स फैला दो कि शेन लैंग वीक होने का नाटक कर रहा है, पर एक्चुअली उसके बहुत बड़े एम्बिशंस हैं। इसे ऐसा दिखाओ जैसे शेन लैंग पावर के लिए स्कीम कर रहा हो और साइमल्टेनियसली सू वेनहाओ को इनकॉम्पिटेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हो। ये पूरा नैरेटिव क्रिएट करो कि शेन लैंग सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। एक बार जब सबको इस कहानी पर विश्वास हो जाएगा तो शेन लैंग को बिना खून बहाए ही रास्ते से हटाया जा सकेगा। ये एक्चुअली एक सुपर इविल तरीके से काफी क्लेवर था। सू वेनहाओ कोलैबोरेट करने पर अग्री कर लेता है। मीनवाइल काउंट के चेंबर के बाहर शेन लैंग दरवाजे पर नॉक करता है और ओ बॉय क्या टाइमिंग थी। जिन सकाई बाहर आता है और एब्सोल्युटली फ्यूरियस लग रहा था। क्या ये कल सुबह तक वेट नहीं कर सकता था? तभी मदर जिन सकाई को पिंच करती हैं और पूछती हैं कि ऐसा क्या अर्जेंट है। शेन लैंग रियलाइज करता है कि वो अभी किस मोमेंट के बीच में टपक पड़ा, ऑकवर्डली माफी मांगता है, फिर डिसाइड करता है कि बस पॉइंट पर आते हैं। मुझे सू वेनहाओ पर एम्बेजलमेंट का शक है और मैं उसके अकाउंट्स एग्जामिन करना चाहता हूँ। उसकी एनुअल सैलरी सिर्फ 200 गोल्ड कॉइन्स है, फिर भी उसके बेटे गोल्ड और सिल्वर पहनकर घूम रहे हैं और उसके पास मिथिकल टर्टल सिटी में ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं। उसकी सैलरी जितना अफोर्ड कर सकती है उससे कहीं ज्यादा। जिन सकाई टेबल पर जोर से मारता है। वो नहीं चाहता था कि शेन लैंग और ज्यादा ड्रामा खड़ा करे। क्लियर वाटर हार्बर्स नो फिश। बेसिकली ये एंशिएंट चाइनीज वे में कहने का तरीका है कि हर कोई थोड़ी बहुत चोरी करता है, बस इग्नोर करो मैन। पर शेन लैंग पीछे हटने वाला नहीं था। क्या होगा अगर एम्बेजल्ड मनी आपकी एक्सपेक्टेशन और टॉलरेंस से कहीं ज्यादा निकला? मदर जिन पूछती हैं कि क्या उसके पास कोई एविडेंस है, क्योंकि तुम बस बिना प्रूफ के लोगों पर इल्जाम लगाते नहीं घूम सकते। और यहाँ पर शेन लैंग अपना एस निकालता है। वो 2 अकाउंट बुक्स प्रेजेंट करता है जो सू वेनहाओ की करप्शन को ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रही थी। और सुनो, वो मेंशन करता है ये तो बस इनमें से 2 हैं, और भी हैं। जिन सकाई नेचुरली क्यूरियस था कि शेन लैंग को सू वेनहाओ के पर्सनल रिकॉर्ड्स की ये बुक्स आखिर मिली कहां से। शेन लैंग हल्के से खांसता है और बोलता है, ओ मैंने सू वेनहाओ से ही इनको मंगवाया था। काउंट और उनकी पत्नी लिटरली अपना मुंह छिपाने से खुद को रोक नहीं पाते। आप प्रैक्टिकली उनको ये इमेजिन करते हुए देख सकते हो कि कैसे शेन लैंग ने उनके नाइव बेटे को मैनिपुलेट करके बेसिकली सू वेनहाओ के घर से चोरी करवाई। मदर जिन सकाई की तरफ उस हमें इससे डील करना ही पड़ेगा वाले एक्सप्रेशन के साथ देखती हैं। चेक करना अच्छा रहेगा, उसका स्टेटस कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। जिन सकाई एग्री करता है, पर वो स्टूपिड नहीं है। वो शेन लैंग को 3 कंडीशंस देता है। पहला, शेन लैंग को ओल्ड मास्टर के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करना होगा, अकेले रोग नहीं जा सकता। दूसरा, उन्हें जो भी फाइंडिंग्स मिलेगी कोई भी एक्शन लेने से पहले सबसे पहले जिन सकाई के पास लानी होंगी। तीसरा, सू वेनहाओ अभी घर पर नहीं है, तो शेन लैंग को उसके वापस आने पर सीक्रेटली चेक करना होगा और वो उससे डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर सकता। जिन सकाई ट्रूली यहाँ विलन नहीं बनना चाहता था। आखिरकार सू वेनहाओ ने उसे डेकेड्स तक सर्व किया था। वहां एक हिस्ट्री है। शेन लैंग इंटरनली सांस लेता है, सोचता है मेरे फादर इन लॉ ज्यादा ही काइंड हार्टेड हैं। वेल, लगता है अब मुझे ही विलन बनना पड़ेगा। किसी को तो गंदा काम करना ही पड़ेगा। जैसे ही शेन लैंग अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने निकलता है, मदर जिन सकाई को उस लुक के साथ एम्ब्रेस करती हैं। टेंशन लेना बंद करो, चलो वापस अपने रूम में चलते हैं और वो कंटिन्यू करते हैं जो हम कर रहे थे। फिर हम अकाउंटिंग ऑफिस पर कट करते हैं। हमारा बॉय अंदर आता है और इमीडिएटली स्टन रह जाता है। वहां अकाउंट बुक्स के पहाड़ जैसे ढेर हर जगह लगे हुए थे, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक। ओल्ड मास्टर एक्सप्लेन करता है कि ये 20 साल से ज्यादा के रिकॉर्ड्स हैं और कैजुअली ऐड करता है कि इन सब को गो थ्रू करने में कई महीने लग जाएंगे और कम से कम 1 दर्जन लोगों की जरूरत पड़ेगी, पर तुम्हारे पास सिर्फ 1 रात है। फिर वो एक और बॉम्ब ड्रॉप करता है। जिस अटेंडेंट ने दरवाजा खोला था वो सू वेनहाओ का ट्रस्टेड अप्रेंटिस है। सुबह होने तक ये न्यूज सू वेनहाओ के कानों तक पहुंच सकती है। एक बार जब वो वापस आएगा तो वो अकाउंट्स का कंट्रोल वापस ले लेगा और काउंट लीनियंट है। तुम उसको रोक नहीं पाओगे। ज्यादातर लोग इस सिचुएशन को देखते और बोलते या हमारी लग गई, पर शेन लैंग ये डूड कुछ अलग ही है। ओल्ड मास्टर, बस की अकाउंट बुक्स निकालने में हेल्प करने के लिए एक असिस्टेंट ढूंढ दीजिए। देखो, वो शेन लैंग का सीक्रेट एडवांटेज कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते थे। उसकी इंटेलिजेंस और मॉडर्न अकाउंटिंग नॉलेज के साथ जो काम आमतौर पर दर्जनों लोगों और कई महीने लगाता, वो उसके दिमाग में जल्दी से सॉर्ट और समराइज हो जाता है। वो बेसिकली अपने ब्रेन में एक्सेल स्प्रेडशीट्स रन कर रहा है और जब वो नंबर्स को क्रंच करना शुरू करता है
तो सू वेनहाउ की एम्बेजलमेंट का अमाउंट देखकर सब हिले गए थे। उसकी आंखें किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह लगभग उसके हेड से पॉप आउट होने वाली थी। और वो बोलता है इस बास्टर्ड ने इतना एम्बेजल्ड किया है। तो जब शेन लैंग अकाउंटेंट डिटेक्टिव बनने में बिजी था, सू वेनहाउ को अपने सर्वेंट से एक मैसेज मिलता है और वो फुल पैनिक मोड में काउंट के मैंशन की तरफ वापस भागता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शेन लैंग ने एक्चुअली उसके अकाउंट्स को ऑडिट करने की हिम्मत की। तो ये बास्टर्ड वहां पहुंचता है और इमीडिएटली जिन सेकाई के सामने अपनी आंखों में आंसू लेकर घुटनों पर बैठ जाता है, पूछते हुए कि आपको अब मुझ पर ट्रस्ट नहीं रहा? मैंने काउंट के मैंशन के लिए 20 साल से ज्यादा डिलिजेंटली काम किया है। अब लॉर्ड शेन मेरे अकाउंट्स को ऑडिट कर रहे हैं। ऐसे एक्शंस मेरे लिए एक ह्यूज इंसल्ट है। फिर ये ड्रामा क्वीन अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए किसी दीवार से टकरा जाने की धमकी देता है। जिन सेकाई जल्दी से उसे रोक लेता है और सू वेनहाउ जमीन पर गिरकर ऐसे रोने लगता है जैसे किसी ने उसके कुत्ते को मार दिया हो। मैं इतना बीमार रहा हूं। काउंट के मेंशन में मुझसे ज्यादा लॉयल और कोई नहीं है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप मेरा दिल निकालकर देख सकते हैं। जिन सेकाई सांस लेता है और झांग जी को शेन लांग को वापस बुलाने और ऑडिट रोकने को कहता है। और ये बास्टर्ड स्मग फील कर रहा था, इस फैक्ट से कंप्लीटली अनअवेयर कि ये उसके नाइटमेयर की शुरुआत है। फिर ये बास्टर्ड अपना मुंह चलाना शुरू करता है, पापा जिन को बताते हुए कि जब वो सिटी में था तो उसने रूमर सुनी थी कि शेन लैंग के बड़े एम्बिशंस हैं। मिथिकल टर्टल सिटी के बाहर ये रूमर्स फैल रही हैं कि शेन लैंग पावर हथियाने का प्लान बना रहा है और उसने जिन मुलान को बैक करने के लिए सिर्फ फूल होने का नाटक किया था। जिन सेकाई ये सुनकर थोड़ा डिस्प्लीज्ड हो जाता है क्योंकि वो एक्चुअली शेन लैंग को पसंद करता है। हाँ, वो बच्चा ट्रबल क्रिएट करता है, पर जिन सेकाई बता सकता है कि किसके इरादे इविल है और किसके नहीं। जैसे ही सू वेनहाउ हमारे बॉय के बारे में बुरा बोल रहा होता है, वो अंदर आता है। जैसे ही शेन लैंग अंदर आता है, सू वेनहाउ इमीडिएटली उस पर दुनिया भर के सारे इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। पर हमारा बॉय बस हल्के से हंस देता है। सू वेनहाउ के पास जाता है और कुछ ऐसा बोलता है जिससे इस टीचर के सिर के बाल खड़े हो जाते हैं। सू वेनहाउ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा एम्बेजलमेंट कर सकते हो। सू वेनहाउ इंटरनली शॉक्ड था, पर शांत होने का नाटक करता है और हमारे बॉय से पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। तो हमारा बॉय बस एग्जैक्ट अमाउंट रिवील कर देता है। उसको डाउट था कि शेन लैंग एक रात में 20 साल से ज्यादा के अकाउंट्स ऑडिट कर सकता है। ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है, राइट? शेन लैंग डिलिबरेटली बोलता है 30,000 गोल्ड कॉइन्स। सू वेनहाउ की आंखें लगभग उसके स्कल से बाहर आने वाली होती हैं। शेन लैंग लाउडली उससे सवाल करता है, सू वेनहाउ, क्या तुम्हारे पास कोई जमीर नहीं है? जिन इन लॉज ने तुम पर ट्रस्ट किया, क्या तुम उसे जस्टिफाई कर सकते हो? 30,000 गोल्ड कॉइन्स काउंट के मैंशन की एक साल की मिलिट्री सैलरीज कवर कर सकते हैं। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए एक नॉर्मल फैमिली एक साल तक लेबर करने के बाद भी 2 गोल्ड कॉइन्स तक सेव नहीं कर सकती थी। इस आदमी ने इतना घोटाला किया है जिससे एक पूरी मिलिट्री को 1 साल तक चलाया जा सकता है। जिन सेकाई भी अटरली शॉक्ड था। उसे पता था कि सू वेनहाउ करप्ट है, पर उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये इस एक्सटेंट तक होगा। सू वेनहाउ खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए जिन सेकाई के सामने घुटनों पर बैठ जाता है, ये एलेज लगाते हुए कि शेन लैंग उसे स्लैंडर कर रहा है। ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे शेन लैंग उसे मौत की तरफ धकेल रहा हो। शेन लैंग उसे कहता है कि चिल्लाना बेकार है, फिर गुस्से में उसे रिब्यूक करता है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मिलिट्री के साथ मेडल करने तक की हिम्मत की। सोल्जर्स का नंबर नहीं बढ़ा, फिर भी एक्सपेंसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सू वेनहाउ रिप्लाई करता है, ये प्राइसेस में राइस की वजह से है। शेन लैंग वापस फायर करता है, तो फिर सालाना डिप्रिशिएटेड घोड़े, आर्मर और वेपन्स कहां जाते हैं? सू वेनहाउ कांपते हुए कहता है कि उन्हें पिघलाकर वापस बनाया जाता था। और हमारा बॉय बस ग्रिन करता है और बोलता है, तो फिर मैंने आयरन प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज क्यों नहीं देखा? इसकी बजाय ये कम हो रहा है और यहां तक कि काउंट के मैंशन से सॉइल भी कम हो रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सैक्स और बैम्बू फ्रेम्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्यों है? सू वेनहाउ आंसर नहीं दे पाता, तो शेन लैंग उसके लिए आंसर देता है। ये इसलिए क्योंकि सू वेनहाउ ने आयरन और सॉल्ट को कैरी अवे करने के लिए उन सैक्स और बैम्बू बास्केट्स का यूज किया था। सू वेनहाउ उन सवालों से ठंडे पसीने छोड़ रहा था, पर अभी भी एडमिट करने से रिफ्यूज करता है। वो लाउडली आर्ग्यू करता है कि शेन लैंग के पास कोई एविडेंस नहीं है। शेन लैंग डायरेक्टली एक अकाउंट बुक फेंक देता है। ये है जो मैंने रातों रात बनाई है। ये अकाउंट बुक जिन सेकाई को एक्सपेंडिचर्स और इनकम क्लियरली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है और वो दोबारा शॉक रह जाता है। उसमें वाइन खरीदने और किकबैक्स लेने जैसी चीजें शामिल थी, अलॉन्ग विद प्लेंटी ऑफ अदर करप्शन। जिन सेकाई जितना पढ़ता है उतना ही एंग्रियर होता जाता है। वो जिनजांग को ओल्ड मास्टर को लाने को कहता है ताकि ये वेरीफाई कर सके कि क्या शेन लैंग की अकाउंट बुक करेक्ट है। एक मोमेंट बाद ओल्ड मास्टर शेन लैंग के वर्क को देखता है और कंप्लीटली सरप्राइज्ड था। वो तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि शेन लैंग इसको एक रात में बना लेगा। फिर वो जिन सेकाई को कंफर्म करता है कि शेन लैंग का अकाउंट इंटायरली एक्यूरेट है।
सू वेन हाउ का फेस पेल पड़ जाता है। वो जानता है कि वो अपनी गिल्ट कन्फेस नहीं कर सकता। उसे उन बिग फिगर्स का वेट करना होगा जो उसके पीछे हैं ताकि वो उसे बचा सकें। जो गोल्ड कॉइन्स उसने हाइड करके रखे हैं वही उसकी लाइफलाइन है। तो वो अपने दांत पीसता है और सब कुछ डिनाई कर देता है शेन लैंग, और दूसरों पर उसे स्लैंडर करने का एक्यूजेशन लगाते हुए। फिर वो टेंट्रम थ्रो करना शुरू करता है कि कैसे हमारा बॉय बस उन लोगों को एलिमिनेट करना चाहता है जो डिफरेंट है। वो काउंट के मैंशन के ओल्ड फोक्स पर हाथ डालना चाहता है, और कैसे ये सारे अकाउंट्स शेन लैंग ने फैब्रिकेट किए हैं। बिना सॉलिड प्रूफ के मैं सबमिट करने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। ये देखकर जिन सकाई बस इस बैकस्टैबिंग बास्टर्ड को पीटना चाहता था, पर ना, हमारे बॉय के इस बुढ़े इडियट के लिए दूसरे प्लान्स थे। तो वो बस कैजुअली एक चेयर खींचता है, सू वेन हाउ के सामने बैठ जाता है बड़ा कैजुअल होकर और बोलता है, मुझे पता है कि सॉलिड एविडेंस कहाँ है। ये वही गोल्ड कॉइन्स हैं जो सू वेन हाउ ने एम्बेजल्ड किए थे और छुपा दिए थे। सू वेन हाउ नेचुरली उस पर विश्वास नहीं करता। शेन लैंग इंडिफरेंट था और अपने फादर इन लॉ से कुछ आदमी साथ ले जाने के लिए कहता है। जिन सकाई जिन जंग को 100 कैवलरी डिस्पैच का ऑर्डर देता है, सभी शेन लैंग के अरेंजमेंट्स फॉलो करेंगे। तो हम 1 घंटे बाद पे कट करते हैं। ग्रुप एक स्टोन आउटपोस्ट पर पहुंचता है जो पहले से ही सेमी अबैंडनमेंट की स्टेट में था। सू वेन हाउ उसे देखता है और इतना टेरिफाइड जाता है कि अब वो चल भी नहीं पाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शेन लैंग को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। इस बच्चे को उसका सीक्रेट स्टैश कैसे मिला। जैसे ही शेन लैंग सू वेन हाउ को अंदर ले जाने वाला था, अचानक एक तीर उसकी तरफ आता है। जिन जंग इंस्टेंटली शेन लैंग के सामने आ जाता है। तीर को तोड़ते हुए उसे केयरफुल रहने को कहता है। वो जल्दी से अपने आदमियों को एरिया क्लियर करने का ऑर्डर देता है। कुछ देर बाद वो आउटपोस्ट के अंदर सिर्फ एक पर्सन को पकड़ते हैं। जब वो ब्लैक क्लोथ्स के नीचे उसका फेस देखते हैं, जिन जैंग उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये सू वेन हाउ का बेटा सू लिन था। जिन जैंग उसके बाल पकड़ता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सू लिन हल्की हंसी के साथ कहता है, यहाँ खेलने आया था। क्या इसकी परमिशन नहीं है? शेन लैंग उसकी तरफ एक नजर डालता है, फिर अपनी एक्सरे विजन एक्टिवेट करता है, अपने आसपास का एरिया स्कैन करता है और बोलता है, इस इडियट पे टाइम वेस्ट मत करो। वो जमीन की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि पैसे सेलर में छुपे हैं और सोल्जर्स को उसे खोदने का ऑर्डर देता है। तो हम 15 मिनट बाद पर कट करते हैं और सब लोग अब इस सेलर के सामने खड़े हैं जो अभी अभी रिवील हुआ था। पर एक प्रॉब्लम है, ये टाइट लॉक है और सोल्जर्स की तलवारें भी इस चीज को तोड़ नहीं सकती। हमारा बॉय इमीडिएटली अपनी एक्सरे विजन एक्टिवेट करता है और सू वेन हाउ को सिर से पैर तक स्कैन करता है। और उसे क्या मिलता है? इस बास्टर्ड ने की अपने बालों में छुपा रखी थी। एक स्मूथ रीच और पुल के साथ हमारा बॉय बस की को उसके सिर से योइंक कर लेता है। सू वेन हाउ इंस्टेंटली मैड हो जाता है, चिल्लाते हुए, शेन लैंग, क्या तुम इंसान हो या भूत? तुम्हें ये कैसे पता हो सकता है? पर ना, हमारे बॉय को फर्क नहीं पड़ता। वो बस सेलर को अनलॉक करता है और सीधा अंदर चला जाता है। और उन्हें अंदर क्या मिलता है? मैन, सू वेन हाउ की करप्शन हर किसी की एक्सपेक्टेशन से एक्सीड कर चुकी थी। हम बात कर रहे हैं बॉक्सेस के ऊपर बॉक्सेस की, जो गोल्ड कॉइन्स, जूल्स, एंटीक्स, पेंटिंग्स और द होल 9 यार्ड से भरे हुए थे। ये बेसिकली वहां नीचे किसी ड्रैगन का होर्ड था। और ये देखकर जिनजंग एब्सोल्युटली एनरेज्ड हो जाता है ये सब देखकर। पर तभी हमारे बॉय को इससे भी बेहतर कुछ मिलता है, एक अकाउंट बुक। और ये कोई ऐसी वैसी लेजर नहीं है, ये एसेंशियली सू वेन हाउ की करप्शन की डायरी है। ये चीज क्लियरली रिकॉर्ड करती है कि उसने कब घोटाला किया, कितना लिया और शायद ये करते वक्त उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। एविडेंस अब इररिफ्यूटेबल था, एक फ्रिकिंग रॉक की तरह सॉलिड। इस मोमेंट पर सोल्जर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, सू वेन हाउ के बेटे का क्या करें? हमारा बॉय विदाउट एनी इमोशन स्ट्रिक्टली स्टेट करता है, मार दो उसे, बॉडी को जलाकर राख कर दो और समुंदर में फेंक दो। सू वेन हाउ का बेटा पैनिक करने लगता है और एक्सयू किंगडम की नई पॉलिसीज के बारे में ये स्क्रोल निकालता है, डेस्परेटली कहते हुए कि लोकल नोबल्स को सिटीजन्स को मारने या धमकाने का कोई राइट नहीं है। हमारा बॉय बस उसे एक कोल्ड लुक देता है, एक सोल्जर की स्वॉर्ड ड्रॉ करता है और उसे ठीक उस डूड की गर्दन के पास रख देता है। अगले ही पल खून शेन लैंग के इंडिफरेंट फेस पर स्प्लैटर होता है, जैसे ही सू वेन हाउ का बेटा कन्वल्स करता है और जमीन पर गिर जाता है। जिन जंग वहां खड़ा जेन्युइनली इंप्रेस था। सन इन लॉ, जिस तरीके से आपने एक आदमी को काटा वो मुझसे भी ज्यादा स्किल्ड लगता है। जल्द ही पूरा कॉन्वॉय उस सारे स्टोलन ट्रेजर से फुली लोडेड वापस आता है। हमारा बॉय कैरेज में बैठा बस अपनी हथेली को घूर रहा था और उसको ये मोमेंट हिट करता है। इस अजीब दुनिया में आखिरकार मैंने अपने हाथ खून से रंग ही लिए। एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए ये सच में आसान नहीं है, पर कोई मेरी फैमिली को थ्रेटन नहीं कर सकता। ये मेरी बॉटम लाइन है। सीन काउंट के मैंशन की तरफ शिफ्ट होता है। हर कोई ये देखकर शॉक्ड था कि उन्होंने कितना पैसा रिकवर किया था
और ये जानकर और भी शॉक थे कि उस बास्टर्ड ने कितना बड़ा घोटाला करने में कामयाबी हासिल की थी। हम टोटल 11,000 गोल्ड कॉइन्स की बात कर रहे हैं जो सेलर में मिले, प्लस 52 फेमस पेंटिंग्स और कैलीग्राफीज और 5 बॉक्सेस जेड और जूल्स के। सु वेनहाओ वहां नीचे अपनी खुद की एक छोटी सी ट्रेजरी चला रहा था। जैसे ही सु वेनहाओ अपना वो मर्सी के लिए प्लीडिंग मांगने वाला रूटीन शुरू करने वाला होता है, हमेशा काइंड रहने वाले जिन सकाई सीधा उसको केइंग अवे कर देते हैं। ये बास्टर्ड फिर हमारे बॉय की तरफ मुड़ता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। कहता है कि वो उसका सर्वेंट बनने को तैयार है, उसके लिए उसे जो भी करना पड़े करेगा। हमारा बॉय उसे उन कोल्ड आइज से देखता है, जिन सकाई की तरफ मुड़ता है और बोलता है सु वेनहाओ को मरना ही होगा। ओल्ड मास्टर तब एक टेक्निकलिटी सामने लाता है, क्योंकि शू किंगडम की नई पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ये एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, इसलिए नोबल्स को उसे मारने का राइट नहीं है। उसे लॉर्ड के मैंशन में भेजा जाना चाहिए। पर हमारा बॉय इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि सु वेनहाओ ने 30,000 गोल्ड कॉइन्स का एम्बेजलमेंट किया, पर सेलर में सिर्फ 11,000 ही मिले। उसकी प्रॉपर्टीज की कीमत लगभग 5,000 गोल्ड कॉइन्स है। बाकी के पैसे बताने की जरूरत नहीं, उसने पहले ही लॉर्ड के मैंशन और प्रीफेक्ट के मैंशन में अपने बेटे को अगले मार्शल एग्जामिनेशन में प्लेस दिलवाने के लिए दे दिए हैं। ये सारी डिटेल्स उसकी अकाउंट बुक में रिकॉर्डेड हैं। हमारे बॉय ने अभी पूरे करप्शन नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया था। ये बात अब सिर्फ सु वेनहाओ तक नहीं थी, ये काफी ऊपर तक जाती थी। जिन सकाई वो अकाउंट बुक लेता है और उसका फेस प्योर रेज से भरा था। क्या मैंने इन सालों में कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था? ये सुनकर सु वेनहाओ एक इनसेन हंसी हंसने लगता है, बिल्कुल फुल विलन ब्रेकडाउन मोड में। पता चलता है कि सु वेनहाओ एक बार चाहता था कि जिन सकाई उसके बेटे को काउंट के मैंशन की आर्मी में 100 आदमियों के इंचार्ज कैप्टन के तौर पर प्लेस करे, पर जिन सकाई ने इनकार कर दिया था। हाउएवर, एक्चुअली में जिन सकाई उसे एक अपॉर्चुनिटी ही दे रहा था। देखो, सु वेनहाओ का बेटा ना तो लिटरेचर में अच्छा था और ना ही मार्शल आर्ट्स में। वो भला अपने सबॉर्डिनेट से अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवाता? सिंपली कहूं तो वो बच्चा तुम लोगों की तरह ही बड़ा यूजलेस था। फिर ये बास्टर्ड नखरे दिखाने लगता है, ये कहते हुए कि कैसे वो 20 साल से ज्यादा वफादार रहा और बदले में अपने बेटे के फ्यूचर के लिए एक छोटी सी चीज भी नहीं कर सका। तो दूसरे रास्ते को ढूंढने में क्या गलत है? ये बात जिन सकाई को इतना इन्फ्यूरिएट कर देती है कि वो एक तलवार उठा लेता है। इस आदमी को ठीक यही और अभी मर्डर करने के लिए फुल्ली रेडी था। ओल्ड मास्टर जल्दी से आगे आकर उसे रोकता है। अगर आपने सच में इस पर वार किया तो आप खुद को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल लेंगे। इस बास्टर्ड को अपनी लक पुश करते और टॉन्ट मारते देख जिन सकाई का गुस्सा और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। वो ओल्ड मास्टर को धक्का देकर हटाता है, फुल बरसर्कर मोड में जाने ही वाला था। तभी हमारा बॉय जल्दी से आगे आता है। मेरे पास एक रास्ता है। पर ना, ये बास्टर्ड अब कोई एक्ट नहीं कर रहा था, वो हमारे बॉय की इंसल्ट कर रहा था, ये सोचकर कि उन लीगल प्रोटेक्शंस की वजह से वो अनटचेबल है। हमारा बॉय उसकी तरफ देखता है और लाइटली पूछता है, क्या तुम्हें सू फैमिली के फैमिली लॉ से डर लगता है? अगले ही पल जिन चैंग कई लोगों के साथ अंदर आता है। उनके बीच में सू फैमिली के ओल्ड पेट्रियार्क्स भी थे। क्राउन से माफी मांगने के बाद वो इमीडिएटली ऑर्डर देता है कि सू वेनहाओ को वापस ले जाया जाए और फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग पीट पीट कर मार डाला जाए। सू वेनहाओ को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो पूछ रहा था कि क्यों? मैंने सिर्फ घोटाला किया, मैंने कोई फैमिली रूल्स नहीं तोड़े। फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल को मुझे मारने का कोई हक नहीं है। हमारा बॉय चलकर उसके पास जाता है और फिर वो बॉम्ब ड्रॉप करता है। सू वेनहाओ, तुम्हें मारने का चार्ज घोटाला करना नहीं है, ये अपनी आंट को सिड्यूस करने और अडल्ट्री का क्राइम कमिट करने के लिए है। ये सुनकर सू वेनहाओ कंप्लीटली स्टन्ड रह जाता है, उसका जबड़ा फर्श पे गिर गया हो, इतना हैरान। हमारा बॉय अब कुछ और नहीं कहना चाहता था और बस सू फैमिली के मेंबर्स को सू वेनहाओ को घसीट कर ले जाने देता है। सू वेनहाओ अब सच में बुरी तरह डर जाता है। डेस्परेटली हमारे बॉय की तरफ चिल्लाता है, मेरे पास एक बड़ा सीक्रेट है, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। शेन लैंग एक स्लाइट स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड करता है, अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो नेचुरली मुझे पता है कि वो कौन है। फिर हम कुछ घंटों बाद पर कट करते हैं तो सू वेनहाओ के कपड़े उतारकर सैकड़ों लोगों के सामने उसे पीट पीट कर मार दिया गया। मेडिवल जस्टिस है दोस्तों। उसी वक्त जिन सकाई हमारे बॉय द्वारा किए गए इस महान काम को लेकर उससे पूछता है, क्या तुम्हें कोई रिवॉर्ड चाहिए? हमारा बॉय तुरंत अपने मन में सोचता है कि जिन मुलान को मेरे ऑर्डर्स ओबीडियंटली सुनने को कहा जाए। मैं जिन मुलान के साथ बेड शेयर करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स ये बस शेन लैंग की फैंटेसी थी जो उसके दिमाग में चल रही थी। असल में उसने जोर से जो बोला वो था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन सकाई का रिएक्शन था, ऐसे कैसे चलेगा, और डिसाइड करता है कि आज से हमारा बॉय काउंट के मैंशन के अकाउंट्स का इंचार्ज होगा। हमारा बॉय तुरंत इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि वो घर जाके अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है, बस मेरा हाउस अरेस्ट हटा लीजिए। पर हमारे बॉय जो ट्रबल खड़ी करने का मास्टर है, उसको फेस करके जिन सकाई जेन्युइनली थोड़ा डर रहा था। वो अभी भी हमारे बॉय को फ्रीली बाहर घूमने नहीं देना चाहता था।
इसलिए इसकी बजाय वो उसे 300 एकर्स अच्छी खेती वाली जमीन रिवॉर्ड में देने का डिसाइड करता है। जैसे ही हमारा बॉय ये बोलने वाला होता है कि उसे ये नहीं चाहिए और बस अपना हाउस अरेस्ट हटवाना चाहता है, जिन स्काई बस ये कहता है कि वो थक गया है और उसको कंप्लीटली इग्नोर करके बाहर चला जाता है। सीन उस कोर्टयार्ड पर शिफ्ट होता है जहां जिन मुलान रहती है। जब वो नहा रही थी तो बिंग उसकी मदद कर रही थी। बिंग काफी एक्साइटेड थी। मिस, यंग मास्टर सच में इनक्रेडिबल है। सू वेनहाउ जैसे बड़े फिगर को रातों रात हराकर मार डाला। उन्होंने काउंट के मैंशन के लिए 10,000 गोल्ड कॉइन से ज्यादा रिकवर भी किए। जिन मुलान सेटिस्फैक्शन के साथ सुनती है, पर फिर वो बिंग को याद दिलाती है आज के बाद मैंशन में किसी को भी यंग मास्टर के सू वेनहाउ को मारने के बारे में बात करने की परमिशन नहीं है। सू वेनहाउ के मरने का रीजन ये है कि वो मरना ही डिजर्व करता था। बिंग अपना मुंह जिप करती है ये दिखाने के लिए कि वो समझ गई है। फिर बिंग को कुछ याद आता है और वो एक्साइटेड और क्यूरियस हो जाती है। ओ, यंग मास्टर ने मुझे कल बताया था कि सफेद बाघ सबसे प्रेशियस होता है। मिस, क्या आपको पता है क्यों? जिन मुलान भी थोड़ी क्यूरियस थी। तुमने क्या आंसर दिया? बिंग एक्सप्लेन करती है। मैंने कहा कि ये टाइगर के कलर की वजह से है, पर यंग मास्टर ने कहा कि व्हाइट टाइगर इसलिए रेयर होते हैं क्योंकि उनके पर्टिकुलर स्पॉट्स पर बाल नहीं होते और आदमियों को वैसा पसंद आता है। वो आगे ऐड करती है कि उसको लगा कि वो बस ऐसे ही नॉनसेंस कर रहे थे। व्हाइट टाइगर का बालों से क्या लेना देना? मिस, आपको क्या लगता है? इस मोमेंट पर जिन मुलान कंप्लीटली होश खो बैठती है। लगता है उसे कुछ समझ आ गया था और वो इंस्टेंटली कानों तक शर्म से लाल हो जाती है। प्रॉबेबली 50 शेड्स ऑफ रेड बन गई थी। हमारे बॉय को मेरा सीक्रेट कैसे पता चला? क्या उसने नहाते वक्त मुझ पर चुपके से नजर रखी थी? पर तभी जिन मुलान वापस सोचती है, ये इम्पॉसिबल है। हमारे बॉय के पास कोई मार्शल आर्ट स्किल्स नहीं है, तो अगर वो चुपके से मुझ पर नजर रख रहा होता तो मुझे पता चल जाता। फिर वो बिंग से पूछती है, कहाँ है हमारा बॉय? और जब बिंग अपनी मिस्ट्रेस का रिएक्शन देखती है तो फाइनली उसको समझ आता है कि हमारे बॉय के कहने का क्या मतलब था। तो जिन मुलान बिंग को उसे कपड़े पहनाने में हेल्प करने को कहती है और उसके चेहरे पर एक डिटरमिन्ड लुक था जो क्लियरली चिल्ला रहा था, मैं इस दुष्ट को पनिश करूंगी। फिर वो बिंग की तरफ मुड़ती है और कहती है, याद रखना बिंग, एक आदमी को हमेशा चेक में रखना चाहिए। अगर 3 दिन तक उसे मैनेज ना किया जाए तो वो छत पर चढ़कर टाइल्स उखाड़ने लग जाएगा। बिंग कंफ्यूजन में पूछती है, क्या आप यंग मास्टर को मारने वाली हैं? जिन मुलान घूमकर कहती है, जिन फैमिली की औरतें कभी अपने पतियों को नहीं पीटती। ओके दोस्तों, तो कोई पिटाई नहीं होगी, पर इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारा बॉय अब किसी अलग तरीके से सफर वाला है। फिर हम कुछ पल बात पर कट करते हैं। जिन मुलान हमारे बॉय को आते हुए देखती है और तुरंत एक्ट्रेस मोड में स्विच कर जाती है। वो एक प्यारी सी स्माइल देती है, हमारे बॉय से पूछती है कि वो कहाँ था और उसे बताती है कि वो उसे ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने उसकी मीठी आवाज सुनी, शेनलांग के स्पाइडर सेंसेस ने उसे बता दिया कि वो भारी मुसीबत में है। वो जल्दी से बोलता है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया, मैं आपके आराम को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और वहां से गोली की तरह निकलने की कोशिश करता है। पर जिन मुलान उसका रास्ता ब्लॉक कर लेती है और कहती है, मेरे पति अभी मत जाइए, मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ। हमारा बॉय जिन मुलान की परफेक्ट फिगर को घूरता है और उसके फेस का रिएक्शन बदल जाता है। क्या तुम सीरियस हो? क्लियरली इस डूड के ख्याल किसी किंकी टेरिटरी में चले गए थे, जैसे रस्सियों से बांधा जाना या ड्रिपिंग वैक्स। मजेदार चीजें। वो जिन मुलान से पूछता है, कैसा गेम? वो स्माइल करती है और उससे कहती है कि ये प्रिमिटिव एनिमल्स जैसा गेम है जिसमें इंटेंस फिजिकल कोलिजन्स होती हैं। और ये इडियट उसकी बातों में आ गया। पर तभी उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वापस जागता है और वो सोचने लगता है कि उसे तुरंत यहां से निकलना होगा। ये एक ट्रैप है, ये डेफिनेटली एक ट्रैप है। हाउएवर, अगले ही सेकंड शेनलांग हिला भी नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि जिन मुलान ठीक उसके सामने एक इतनी फायरी बैकवर्ड मूवमेंट कर रही थी जो किसी भी नॉर्मल आदमी का दिल सिर्फ देखने से ही फाड़ देने के लिए काफी था। और अपने ब्रो की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। हम कुछ टाइम बाद पर कट करते हैं और जिन मुलान इस बास्टर्ड को टॉर्चर करके अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रही थी। उसने उसे अपनी टांगे 180 डिग्रीज तक स्ट्रेच करने पर मजबूर कर दिया। हमारा बॉय बिल्कुल तड़प रहा था। वो उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है, डियर, क्या हम एक गेम नहीं खेलने वाले थे? और जिन मुलान अपना सिर हिलाती है और कहती है, यप, यही तो गेम है। तुम्हारी बॉडी अभी भी बहुत कमजोर है, तुम्हें और एक्सरसाइज करने की जरूरत है। ये कहने के बाद जिन मुलान अपनी पकड़ छोड़ देती है। आराम कर लो, हम इसे बाद में 10 बार और करेंगे। ये नंबर सुनते ही हमारा बॉय अंदर ही अंदर रोने लगता है। क्या ये मेरी जान लेने की साजिश है? हालांकि उसे प्रॉपर्ली पता नहीं था कि उसे पनिश क्यों किया जा रहा है। ये बास्टर्ड बस बोलता है, जिन मुलान, मुझसे जो भी गलती हुई, आई एम सॉरी। जिन मुलान मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी बॉडी को ट्रेन करने में हेल्प कर रही थी। हमारे बॉय का रिएक्शन था, चाहे जो भी हुआ हो सब मेरी गलती है, बीवी हमेशा सही होती है।
ये सुनकर जिन मुलान हमारे बॉय को देखती है और पूछती है, क्या तुम्हें सच में पता है कि तुमने क्या गलत किया है? उसके बाद वो उसे एक इंटेंस लुक देती है और पूछती है, तुम्हें मेरा सीक्रेट कैसे पता चला? और फिर तुमने उसको बिंग को टीज करने के लिए यूज किया। हमारा बंदा पहले तो कंफ्यूज था, पर फिर उसे कल व्हाइट टाइगर के बारे में बिंग को छेड़ने के लिए यूज किए गए वर्ड्स याद आते हैं। वो तुरंत समझ जाता है और एक इंस्टेंट के लिए सांजी मोड में आ जाता है। अपने पति का एक्सप्रेशन देखकर जिन मुलान का फेस लाल हो जाता है। वो सोच रही थी कि काश फर्श में कोई दरार मिल जाए और वो उसके अंदर घुस जाए। उसे ये भी रियलाइज हो जाता है कि हमारे बॉय को उसके सीक्रेट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। जब उसने बिंग को छेड़ा तो ये कंप्लीटली एक एक्सीडेंट था। वो कोई परवर्टेड जीनियस नहीं बन रहा था। वो बस अपने जोक के साथ लकी साबित हो गया। हमारा बॉय, जो कि एक एब्सोल्यूट लेजेंड है, जिन मुलान को एक थम्स अप देता है। आप बेफिक्र रहिए माय लेडी, मैं डेफिनेटली इस वजह से आपसे कोई भेदभाव नहीं करूंगा। ये कहने के बाद शेन लैंग इमीडिएटली अपना मुंह ढक लेता है, क्योंकि इस मोमेंट पर उससे रियलाइज हो गया था कि उसने सब गड़बड़ कर दिया है। जिन मुलान उसे देखती है और बोलती है, चलो इसे 20 बार और करते हैं।